नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। आज के हमारे नावल का नाम है मेरा मुजरिम बना महरम और इसकी राइटर है ऐना अहमद। ये एक कंप्लीट नावल है और होपफुली कि आप लोगों को पसंद आए, तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा ये नावल। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस नावल को। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत शोर सुनाई दे रहा है तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और मैं पंखे के बगैर नहीं बैठ सकती आज। मतलब मैं अब बैठा ही नहीं जाता यार, मेरी जान निकलने लग जाती। सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और गर्मी में बहुत ही ज़्यादा गर्मी। जो दरमियान वाला मौसम होता है बस वही वाला अच्छा होता है, लेकिन खैर वो बहुत ही थोड़े टाइम के लिए आता है, लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस नावल को बगैर किसी देर के। रात का पिछला पहर था, हर सू हू का आलम था। कभी बीच में एक आध कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आती तो खामोशी में इर्ताश सा पैदा होता था। बाहर की तरह कमरे में भी घुप अंधेरा था। उस अंधेरे को सिर्फ चांद की रोशनी मामूली सा चीर रही थी। साइड टेबल पे हाथ रखे वो बीच से छुरी की नोक को अपने हाथों के गिर्द घुमा रही थी। अंधेरे कमरे में छुरी की टिक टिक की आवाज़ उसकी जहनी अजियत का पता दे रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था यही छुरी अपने पेट में घुसा दे और ख़ुद को इस दुनिया से ख़त्म कर ले, और नहीं तो अपना चेहरा मसक कर दे इसी छुरी से या तेज़ाब से। इतना कि जिस चेहरे पे वो फिदा है उसी को देखकर उसे कराहत महसूस हो। लेकिन नहीं, वो बुज़दिल नहीं थी, ना ही उसे बुज़दिल बनना था। उसे बताना था कि वो एक कमज़ोर लड़की नहीं है जिस पे वो आसानी से हुक्मरानी कर सकेगा। उसे इस सब की महंगी कीमत चुकानी होगी। गुस्से से सोचते उसने छुरी की नोक ज़ोर से दीवार के साथ मारी थी कि वहीं पेवस्त होकर अटक गई थी। अपने खुले बालों को बांधकर अपने पिपड़ी ज़दा होंठों को बुरी तरह हाथों से इतनी ज़ोर से साफ़ किया था कि नरम होंठों से खून की हल्की लकीर निकल आई थी। फिर दुपट्टे को अच्छी तरह ऊपर उड़ा था। इस तरह के कंधे से फटी शर्ट का किनारा छुप गया था। आंखों में वाज़े लाल रगे उसके बेपनाह गुस्से का सबूत थी, जिन्हें उसने बेड बंद करके बेड से टेक ले ली थी। जेन में चलती कशमकश एकदम एक किनारे पे आकर रुक चुकी थी, क्योंकि वो सोच चुकी थी कि उसे अब क्या करना है। शाहू, उठ रहे हो या मुंह पे पानी का जग फेंकूं? वो तब से शादिल के सर पर खड़ी उसे जगा रही थी। कंधा हिलाने से मुंह से कंबल खींचने के बाद भी जब वो ना उठा तो उसे एक यही तरकीब अब समझ में आई थी। क्या मसला है? वो झुंझला कर उठ बैठा था, क्योंकि ये तो तय था कि अबिहा बीबी अब उसे सोने नहीं देने वाली थी। चलो उठो, पहले नाश्ता करो, फिर मेरे साथ लाइब्रेरी तक चलो। उसे झुंझलाते देखकर भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, क्योंकि ये तो रोज़ का काम था। वहाँ क्या करने जाना है? वो कंबल साइड पे करता सख्त चनों से उसे घूर रहा था। तुम्हारे लिए दुल्हन देखने जानी है, किताबें इशू करवानी है, और क्या? उसकी बेतुकी बात पे अबिहा ने भी जलकर जवाब दिया था। मेरी दुल्हन तो मेरे सामने खड़ी है, इसके लिए लाइब्रेरी जाने की क्या ज़रूरत है? वो शरारत भरी नज़रों से उसे देख रहा था। उसकी बात सुनकर अबिहा के गाल एकदम सुर्ख पड़े थे। उल्टी खोपड़ी में हमेशा उल्टी बात ही आनी है तुम्हारे। चलो शाबाश, उठकर वॉशरूम चलो और जल्दी फ्रेश होकर आओ। वो उसकी बात का असर ज़ाहिर करने को बात बदल गई थी। कर लो कवर। वो भी उसकी नेचर को खूब समझता था, इसलिए हंसते हुए वॉशरूम की तरफ चल दिया, जबकि अबिहा पीछे मुस्कुराते हुए बेड की चादर ठीक करके नीचे बीजान के पास डाइनिंग हॉल में आ गई थी। उठ गए शहजादा गुलफाम? अबिहा को कुर्सी खींचते देखकर उन्होंने सुने अबिहा से पूछा था। अरे बीजान, आपको अपनी बेटी की सलाहियतों का तो फिर पता ही है। फ्रेश होकर आ रहा है। अबिहा ने उन्हें शादिल के आने की इत्तला दी थी, वरना कोई पता नहीं था उनका पारा अभी हाई हो जाता। एक तो मैं इस लड़के की जॉब से बहुत तंग हूँ। क्या ज़रूरत थी पुलिस की नौकरी करने की? इतना बिजनेस था जो, लेकिन नहीं, जनाब पे अलग ही धुन सवार है। सारा बिजनेस बेच कर बन गए SP। वो गुस्से से बुड़बुड़ा रही थी। उन्हें हमेशा शादिल की जॉब से परखाश रही थी। एक ही तो बेटा था उनका, शौहर तो कब का गुजर चुका था। अब वो उसको खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसे सुनाती रहती थी। बेजान, आप क्यों परेशान हो रही हो? आगे ही आपकी सेहत ठीक नहीं रहती। चलें, चुप करके नाश्ता करें बस आप। वो उनकी प्लेट में ऑमलेट डालती बोली, वरना जानती थी अब शादिल को अच्छी पड़ने वाली है। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग बीजान। नीली शर्ट पे ब्लैक जीन्स पहने वो शहजादों किसी शान लिए वो सीढ़ियों से उतरकर बीजान के गले लग गया था। जानता था रात उसके लेट आने से बीजान का पारा लाजमी हाई हो गया। आ गई तुम्हें माँ की याद? कितनी दफ़ा कहा है छोड़ दो ये नौकरी। कब आते हो कब जाते हो?
मेरे दिल को तो हर वक्त धड़का लगा रहता है। वो फिर से शुरू हो गई थी। आखिर को माँ थी, फिक्र लाजमी थी। अरे मेरी प्यारी बीजान, ज़िंदगी और मौत दोनों अल्लाह के हाथ में है। ये आप खुद ही तो कहती हैं, फिर क्यों अपने ईमान को डगमगा रही हैं? अल्लाह के सुपुर्द भेजती हैं ना मुझे, तो फिर यकीन रखें वो आपके बेटे को हमेशा अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखेगा। वो प्यार से उनके हाथ पकड़े उन्हें समझा रहा था। हाँ ना बीजान, और वैसे भी जहाँ तक बात रात के लेट आने की है, तो इसकी पेनल्टी के तौर पे ये आज मुझे शॉपिंग प्लस डिनर करवाएंगे। अभिया ने फोक से ऑमलेट खाते हुए उसकी घुरियों को नज़रअंदाज करते हुए कहा था, क्योंकि वो कल उसे बता चुका था कि आज उसका जाना ज़रूरी है। फिर भी वो बीजान के सामने आज ये बात करके उसके शामत बुलवा रही थी। आज मुमकिन नहीं है, ब्रेड पे बटर लगाता वो मसरूफ़ अंदाज में बोला। क्यों मुमकिन नहीं है? बस मैं कुछ नहीं सुन रही हूँ। आज तुम इसको लेकर जाओगे, बीजान ने दोनों की बात सुनकर कहा था। लेकिन बीजान, आप तो जानती हैं ना, आजकल एक केस में फंसा हुआ हूँ, वो एहतजाजन बोला था। तो क्या हुआ? बच्ची कब से घर में है कि तुम आओगे तो शॉपिंग पे जाएगी, और अब वो फरमाइश कर रही है तो कैसे मेरे सामने उसे आंखें दिखा रहे हो? सब समझती हूँ मैं, बस आज ही लेकर जाओगे इसे। बीजान की बात पे जहाँ अभिया ने हंसकर सर झुका दिया था, वहीं शादिल ने गुस्से से अभिया को घूरा था। बीजान, आप मेरी माँ है या इसकी? उसने आखिरी अरबा आजमाने की कोशिश की थी। इस सारे अरसे में अभिया खामोशी से बैठकर अब खाना खा रही थी, क्योंकि बीजान को उसकी सपोर्ट हासिल थी और वो ये बात अच्छे से जानती थी। मैं अपनी बेटी की माँ हूँ। अगर तुम लोगों का रिश्ता तय है तो इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि मैं सास बनकर तुम्हारी हमायत करूँगी, बल्कि हर जगह तुम मुझे इसका ही हमायती पाओगे। इसलिए तुम्हारी हर बात बेकार है अब। उन्होंने नैपकिन से हाथ साफ करते जैसे बात ही ख़त्म कर दी थी। चलें, बेबसी से पहले बीजान फिर अभिया की तरफ देखते हुए बोला था, जिस पे अभिया की हंसी छूट गई थी। जी चलें। नैपकिन से हाथ साफ करते वो उठ खड़ी हुई थी। नाश्ता वो ख़त्म कर चुकी थी। तुम बाज आ जाओ। ड्राइविंग सीट संभालते हुए वो उसे मसनूई गुस्से से घूर रहा था, जिस पे वो हंस पड़ी थी। अच्छा बाबा, तुम मुझे लाइब्रेरी छोड़कर चले जाना, वहाँ से मैं फ़रा को कह दूँगी, वो आ जाएगी। अब बीजान के सामने तुम छुट्टी वाले दिन फिर से काम पे जाते तो वो और गुस्सा होती, इसलिए उनके सामने ऐसा बोला। वो रसानिया से कहती बाहर खिड़की की जानिब देख रही थी। गाड़ी अब मेन रोड पे रवां दवां थी। अभिया की बात सुनकर वो एकदम पुरसुकून हो गया था। चेहरा मोड़कर अब वो उस खूबसूरत लड़की को देख रहा था, जिसका बाहर के साथ अंदर भी बहुत खूबसूरत था। वो वाकई अपनी माँ का परतू थी। थैंक्स। उसका हाथ अपने हाथ में लेकर वो फ़कत इतना ही कह पाया था। अभिया ने रुख मोड़कर उसे देखा था। कहा तो उसने सिर्फ थैंक्स था, पर उसकी आंखें उसके जज्बों की अक्कासी कर रही थी। शाह ध्यान से उसने शादिल से निगाह चुराकर सामने देखा था, जहाँ से आता ट्रक कुछ ही फासले पे था। अभिया की आवाज़ पे उसने सरस से गाड़ी साइड पे की थी, वरना वो दोनों आज लुकमा अजल बन चुके होते। शाहू देख कर चलाया करो। वो अभी भी सदमे में थी, इसलिए थोड़ा चीख कर बोली। हाय जाने मन, तुम साथ होती हो तो कहाँ कहीं और देखा जाता है। इस मुसीबत के बाद भी वो इस दिलनशीन अंदाज में बोला कि अभी हम मुस्कुरा पड़ी। नहायत ही फजूल इंसान हैं आप एसपी साहब। अब अच्छे बच्चों की तरह गाड़ी स्टार्ट करें और रोड पे देखकर चलाइएगा इस बार। उसके बाद वो अब मुस्कुराकर गाड़ी स्टार्ट कर रहा था। जानता था मोहतरमा के गाल सुर्ख हो चुके हैं, इसलिए अब उसने कोई बात की तो वो यकीनन उसे उठाकर बाहर फेंक देती। उसे लाइब्रेरी छोड़कर उसे अपना ख्याल रखने के कहकर जन से गाड़ी भगा कर ले गया था। सर, योर फ्लाइट फॉर पाकिस्तान विल बी रेडी इन हाफ एन आवर। वर्कर प्रोफेशनल अंदाज में कहती अब अगले हुक्म की मुंतज़िर थी। ताशा ने सगार का एक बड़ा सा कश लगाया। वो रॉकिंग चेयर पर बैठा था। दरवाजे की जानिब उसकी पुश्त थी, क्योंकि इस वक्त उसके चेहरे पे नकाम ना था, इसलिए वो रुख मोड़े बगैर बोला, ओके आई विल बी राइट देयर, यू मे गो नाउ। उसे जाने का कहकर एक बार फिर वो सिगार मुंह में रख चुका था। वो अब अपने मोबाइल पे किसी से बात कर रहा था जब दरवाज़ा एक बार फिर नॉक हुआ। सिगार को साइड पे रखकर वो अब चेहरे पे नाक तक नकाब चढ़ा चुका था। उसने रुख मोड़ कर देखा तो फरीद सर झुकाए दरवाजे में खड़ा था। उसे सर से अंदर आने का इशारा करते वो अब फिर से फ़ोन पे मसरूफ़ हो चुका था। Look, George, if you are not agree, then tell me frankly. Otherwise, you will face serious consequences and you know that. जुमले के आखिर में उसकी आवाज़ में दरश्तगी शामिल थी। कहते साथ ही वो गुस्से से फ़ोन बंद कर चुका था और फिर फरीद की तरफ देखा। हाँ बोलो, क्या बात है? फ़ोन टेबल पर रखकर वो अब मुकम्मल तौर पर उसकी तरफ मुतवज्जे था। सर, ब्लैक डायमंड की पेमेंट आ चुकी है, बल्कि आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र भी हो चुकी है। वो मुअद्दिब अंदाज में सर झुकाए खड़ा था। काम हो गया है?
वो अब उसकी तरफ देख रहा था। जी सर, काम हो चुका है। उसकी बात पे उसके चेहरे पे दिलकश मुस्कुराहट आई थी जो नकाब के पीछे ही छुप गई थी। वेल डन मेरे शेर, वेल डन। अब जब तक उस बूढ़े मैक्स को पता चलेगा हम तब तक आराम से डेनमार्क से फ्लाई कर चुके होंगे। वो सर के नीचे हाथ आराम से रखता कहका लगा कर हंसा था। सर आपकी पेमेंट कर दी गई है और ब्लैक डायमंड भी आ गए हैं। जर्मन में मैक्स का बाशिंदा बोलता उसे इत्तला दे रहा था। तुमने डायमंड चेक तो किए थे ना? वो अब उसे जर्मन ज़बान में ही जवाब दे रहा था। जी बिल्कुल सर, मेरे पास है। मैक्स का चमचा खुशामदी अंदाज में आगे बढ़ा था। वहीं रुक जाओ, पैकेट मेरी तरफ उछालो। मैक्स उसे उसकी औकात याद दिलाता फासला कायम रखने को कह रहा था। जी सर। वो खजल होता उसकी तरफ पैकेट उछाल गया था। मैक्स ने बड़े इश्तियाक से पैकेट खोला था क्योंकि ब्लैक डायमंड बेहद नायाब थे जो आम मिलते नहीं थे। उसने पैकेट खोलकर हाथ अंदर डाला, लेकिन ये क्या, अंदर उसका हाथ किसी सख्त चीज़ से टकराया था। बाहर निकाल कर देखा तो वो डायमंड नहीं पत्थर था। मैक्स ने बेचैनी में सारा पैकेट उल्ट दिया था, लेकिन वहाँ एक भी डायमंड मौजूद होता तो निकलता ना। ये क्या है? वो धाड़ा। सर मैंने खुद देखकर अपने पास रखा था पैकेट। सारे डायमंड्स असली थे। सर मुझे नहीं पता ये कैसे आया। वो अपनी जान बख्शी के डर से मुनमुना रहा था। वो बेचारा क्या जानता था कि ये भी हाथ की सफाई थी। देने तो उसने ब्लैक डायमंड्स ही थे, पर डाले उनकी जगह पत्थर थे। ताशा टेबल पे मुक्का मारते गुस्से से चिल्लाया था। वो उसकी चालाकी समझ गया था क्योंकि काम करने वाला उसका बाशिंदा काफ़ी पुराना था और वो उसे धोखा नहीं दे सकता था। और वहाँ ताशा का एरोप्लेन डेनमार्क की हदूद से टेक ऑफ करके निकल चुका था। गुड मॉर्निंग सर। उसके अंदर आते ही इंस्पेक्टर जवाद ने उसे सल्यूट किया, जिसका जवाब उसने सर को हल्का सा खम देकर किया था। हाँ भाई जवाद, क्या प्रोग्रेस है? अपनी सीट पे बैठते हुए उसने स्टिक साइड पे रखी। सर ए स्टार गैंग के तशद्दुद की वाहिद गवाह मिल गई है। वो इस वाक़े के बाद एक पसमानदा से इलाके में चली गई थी। लेकिन सर एक मसला है। सारी बात करते हुए वो अब असल मुद्दे पे आया। क्या मसला? जवाद के रुकने पे उसने उसे अबरू अचका कर देखा। सर वो लड़की मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब है। वो आ तो गई है लेकिन काफ़ी खौफज़दा है और बयान देने से मना कर रही है। जवाद ने अब असल मसला सामने रखा। शाहदिल ने एक गहरा सांस लिया। भेजो उसे मेरे पास पड़ी फाइल को पकड़ते उसने हुक्म जारी किया। जी सर। जवाद उसके हुक्म की तामील करने को बाहर की तरफ मुड़ा। हाँ बताओ फाइज, ड्रग डील का क्या बना? बालों में हाथ फेरता वो फाइज से मुखातिब था। सर शौकत की पार्टी के आसार कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे लगता है वो हमें धोखा देगा। फाइज इसे नई डील की रिपोर्ट दे रहा था। तुम्हें सिर्फ लगता है फाइज? मुझे यकीन है वो हमें धोखा देगा। जैकेट की हुड पहनता मुस्कुराया, चेहरे पे नकाब, उससे ऊपर ग्लासेस और सर पे हुड। मुश्किल से ही उसके चेहरे का कोई नक्श नज़र आता था। वो जब से इस बुराई की दुनिया में आया था उसने खुद को छुपा लिया था, अपने चेहरे के नकाब की ओट में रख लिया था। सर जब आपको लगता है कि वो आपको धोखा देगा तो फिर डील क्यों? फाइज को हैरत हुई। यार काफ़ी देर ही हो गई, किसी की शामत है और तुम्हें तो पता है मेरे हाथ में खुजली शुरू हो जाती है। बस समझ लो वही हो रही है और बहुत ज़ोर की हो रही है। अब के वो खिलखिलाया। सर आप भी ना, फाइज कभी भी अपने बॉस के मिजाज को ठीक से समझ नहीं पाया था। ये सब छोड़ो, तुम्हें याद है ना कल मालाकंड डिवीजन में अटैक करवाना है, उसकी क्या रिपोर्ट है? वो रॉकिंग चेयर पर बैठकर उससे नए अटैक की बात कर रहा था जो उन्होंने करवाना था। सर इंतज़ामात तो सारे पक्के हैं, लेकिन वो बात करते करते एकदम रुक गया। अगली बात ही कुछ ऐसी थी। फाइज तुम्हें अच्छी तरह पता है ये बातों में, लेकिन लफ्ज़ मुझे कतई अच्छा नहीं लगता, इसलिए बको जो बकना है। उसने पेपर वेट को घुमाते कहा। आवाज़ में मखसूस दरश्तगी थी। सर वो सिक्योरिटी थोड़ी टाइट है तो मैं सोच रहा था कि अगर कल की जगह परसों कर लें तो। वो मुअद्दिब खड़ा रवानगी में सूरत हाल बता गया, जैसे जहन से बोझ हटाया हो कि जो होगा देखा जाएगा। अबे यार तुम भी ना, आखिर कब समझोगे? इन्हीं ख़तरों से तो खेलने का मज़ा है। तुम वहाँ भेजो किसी नए शिकार को जैकेट पहनाकर, बोलो पकड़ा जाए तो फ़ौरन पिन खोल दे। अलबत्ता वो रेस्टोरेंट तबाह लाजमी होना चाहिए। बहुत हिसाब चुकते हैं उस रेस्टोरेंट ऑनर की तरफ। वो बंदूक की शक्ल में 2 उंगलियों को सर पे और अंगूठे को गाल पे रखे जैसे गहरी सोच में महव था। ठीक है सर, जैसे आपका हुक्म। फाइज ताबेदारी से कहता बाहर की तरफ चल दिया क्योंकि ताशा उससे जाने का इशारा कर चुका था।
उसके जाते ही उसने नकाब नीचे करके गहरा सांस लिया, यूँ जैसे खुद को भारी बोझ से आज़ाद किया हो। लेकिन ये महज उसकी सोच ही थी, भला दूसरों को नुकसान पहुंचाकर कब कोई बोझ से आज़ाद हुआ है। मगर उसके नज़दीक अब तस्कीन का ज़रिया सिर्फ दूसरों को नुकसान पहुंचाना ही था। शादिल कमरे में आया जहां उस लड़की को रखा गया था। इंस्पेक्टर जवाद नज़रें सुकड़ी सिमटी बैठी लड़की पे थी। फिर इंस्पेक्टर जवाद की तरफ देखा जो उसकी नज़रों का मफ़हूम समझता कमरे से बाहर चला गया। उसके कमरे से जाते ही शादिल ने पास पड़ी कुर्सी को चारपाई के करीब किया। वो दीवार के साथ टेक लगाए घुटनों में सर दिए बैठी थी। इस सारे अरसे में उसने सर ऊपर उठाकर नहीं देखा था, पर इतना ज़रूर हुआ था जब शादिल ने जवाद को कमरे से बाहर जाने का कहा तो उसका जिस्म हौले हौले लर्जना शुरू हुआ, जिसका मतलब साफ का था कि वो उनकी मौजूदगी से वाकिफ़ है। अस्सलाम वालेकुम। गला खनकार कर उसने उसको अपनी जानिब मतवज्जे किया। लहजों को मुमकिना हद तक नरम ही रखा ताकि वो उससे डरे नहीं। वह नूज़ वैसे की वैसे ही सर झुकाए बैठी रही। देखिए, मैं जानता हूँ जो कुछ आपने सहा है उसको भुलाना इस सारे शौक़ से बाहर निकलना मुश्किल है, लेकिन आप इस सारे वाक़ये की चश्मदीद गवाह हैं। अगर आप चाहती हैं कि आपका मुजरिम सलाखों के पीछे हो तो आपको उन लोगों की शनाख्त के लिए हमारी मदद करनी होगी, ताकि जिन्होंने आपके साथ बुरा किया उनको कानूनी तौर पर सज़ा दी जाए। वो प्रोफेशनली तौर पर बोल रहा था और सुनने वाली को उन पुलिस वालों की बेहिसी पे अफसोस हो रहा था जो सिर्फ अपने मफाद के लिए उसको ढूंढ कर उसके पास आए थे। उसको वो दिन अच्छे से याद था जब उसके वालिद उसकी बहन की गुमशुदगी पे रिपोर्ट करवाने गए थे तो इन्हीं पुलिस वालों ने कैसे घटिया इल्ज़ाम उसकी बहन पे लगाए थे, जिन्हें सुनकर उसका दिल किया था कि पूरे पुलिस स्टेशन को आग लगा दे। और अब वही पुलिस वाले लहजे में चाशनी घोले उससे कितनी बेहिसी से सिर्फ अपने मतलब की बात कर रहा था, सिर्फ इसलिए ताकि अपनी वर्दी पे एक और तारा पढ़ा सके। उसने गुस्से से सर उठाकर उस नए एसपी को देखा था। आंखों में वाज़े लाली थी। उसके चेहरे को देखकर वो इस्तज़ाइया हंसी थी। शादिल जो अपनी बात कहकर उसके रिएक्शन का मुंतज़िर था, उसकी हंसी को देखकर उसको अजीब लगा था। वाह, क्या बात है तुम पुलिस वालों की। पहले जब मेरा बाप तुम लोगों के पास आया था अपनी बेटी की रिपोर्ट लिखवाने, तब तो कैसे कैसे घटिया इल्ज़ाम लगाए गए थे मेरी बहन पे, और आज जब तुम लोगों को अपनी वर्दी पे स्टार्स बढ़वाने हैं तो अपनी वाह वाह करवाने के लिए तुम लोग किसी को पाताल से भी ढूंढ निकालोगे। और जब कोई अपनी बेटी के लिए नाक रगड़ रहा था तब तो सुकून से बैठे थे कि हम नहीं ढूंढ सकते, आपकी बेटी को भागी होगी किसी के साथ। आज आ गए हो मुझसे कहने कि मैं अपने मुजरिमों को सज़ा दिलवाऊं। मेरे मुजरिम तुम लोग हो, तुम सब पुलिस वाले। खुद को सज़ा दे सकते हो खुद को सज़ा तुम सब। वो बोली नहीं, फट पड़ी थी। गुस्से से उसके ना सिर्फ नथने फूल रहे थे बल्कि वो खुद भी हौले हौले कांप रही थी। पहले तो शादिल शॉक्ड हुआ क्योंकि इस कदर शदीद रद्द-ए-अमल की तवक्को तो वो हरगिज़ नहीं कर रहा था, लेकिन जो जो वो बोलती जा रही थी शादिल समझ रहा था कि वो गहरे शौक़ में है। अमूमन पुलिस वाले पैसे वालों पे हाथ नहीं डालते बल्कि रिपोर्ट लिखवाने वालों को जलील करते हैं। अमूमन जब मामला लड़की का हो, वो चाहता तो उसे बीच में काम डाउन कर सकता था, लेकिन अच्छा था उसका सारा गुबार निकल गया था। अब वो सुकून से उसकी बात सुन सकेगी। देखो, मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। सिर्फ उन मुजरमों ने नहीं, इस मुल्क के मुहाफ़िज़ों ने भी तुम्हारे साथ गलत किया। लेकिन अगर मैं पहले यहाँ होता तो वो सब ना होता जो तुम्हारे साथ हुआ है। जो हो चुका है उसको तो मैं नहीं बदल सकता, लेकिन इतना जो होने वाला है उसे ज़रूर ठीक कर सकता हूँ। लेकिन इसके लिए मुझे आपके साथ की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है कि जो आपकी बहन के साथ हुआ वो आप नहीं चाहेंगी कि किसी और की बहन के साथ भी हो। मुझे यकीन है कि आप मेरी बात को समझेंगी। चलता हूँ। खड़ा होकर उसने कुछ देर सर से पाँव तक गठरी बनी उस लड़की को देखा जो उसकी बातों पर रुख मोड़ गई थी। फिर गहरा सांस लेकर धीमी चाल चलता बाहर की तरफ चल दिया। दरवाज़ा बंद होते ही उसने दरवाजे की तरफ देखा जहाँ से वो अभी होकर गया था। फिर एक गहरा सांस लेकर दीवार से सर टिकाकर आंखें मूंद ली। क्या वो वाकई ऐसा कभी चाहेगी कि वो जोई के साथ हुआ वो किसी और के साथ हो? एक नई सोच का दर वो उसके लिए खोल गया था। यम्मी, बहुत डिलीशियस है यहाँ का खाना यार। फरहाद चाइनीज़ रेस्टोरेंट में बैठी स्पैगेटी से भरपूर इंसाफ करते रेस्टोरेंट की फ्री में मार्केटिंग कर रही थी। उसके इस तरह बोलने पे अबिया को हंसी आ गई। न दीदी, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। वो उसके पागलपन पे हंसी। मेरा तो वाकई कुछ नहीं हो सकता। अच्छा वो सब छोड़ो, अपने 10 o'clock पे देखो क्या हैंडसम लड़का बैठा है यार। फरहा का फ्लर्टी मूड बिलाशुबा ऑन हो चुका था, बल्कि वो तो किसी भी हैंडसम लड़के को देखकर अक्सर ऑन ही हो जाता था। अल्लाह, लड़की ऐसे घूर घूर मत देखो उसे शक हो जाएगा। उसके हाथ पे थप्पड़ मारकर वो उसे होश की दुनिया में लाई थी। उई माँ, यार देखो तो सही, पहले ही मार रही हो। वो हाथ को मसलती मुँह बनाकर बोली।
तुम्हारी तो हर हैंडसम लड़के को देखकर ही राल टपक जाती है। हाँ तो तुम ही बताओ, क्या तुम नहीं चाहती तुम्हारा हस्बैंड खूबसूरत हो? अब वो थोड़ा सीरियस होकर पूछ रही थी। बिल्कुल खूबसूरत हो, मगर अंदर से, सिर्फ बाहर की खूबसूरती से क्या होता है? वो भी संजीदगी से बोली, यूँ जैसे किसी ख्याल में खो गई हो। लेकिन अगर कोई बाहर से खूबसूरत हो, अंदर से खूबसूरत ना हो, कोई बाहर से काला गंजा और बड़े बड़े दांतों वाला, अजीब से हुलिये वाला हो तो? वो कहने के साथ साथ मुंह के जाविये भी वैसे ही बना रही थी, जिस पे अबिया को हंसी आ गई। लेकिन जब बोली तो लहजे में संजीदगी का अंसर था। इस पे मैं इतना ही कहूँगी कि डू नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ओह वाह वाह वाह, क्या कहने हैं आपके। उसकी बात पे फरहा ने सच में तालियां बजाई थी, जबकि साथ टेबल पे उस शख्स ने मुड़कर उसे देखा था जो तब से उनकी बातें सुन रहा था। लेकिन इस बात ने उसे ना सिर्फ ठठकने पे बल्कि उसे अपनी तरफ देखने पे मजबूर भी कर दिया था। ये बातें वैसे तुम कर भी सकते हो, क्योंकि तुम तो शादिल भाई मिल गए ना। हम तो अभी बस आ ही भर सकते हैं। गहरा सांस खारिज करते वो ताज्जुब से बोली, बस कर दो ड्रामेबाज। इससे पहले कि वो उसे और कुछ कहती, अबिया के फ़ोन पे बजती रिंगटोन ने उसे अपनी जानिब मतवज्जह किया। अस्सलाम वालेकुम बेजान। फ़ोन कान से लगाए वो बेजान से मुखातिब थी, लेकिन आगे सफूरा की घबराई आवाज़ सुनकर परेशान हो गई थी। बीबी जी जल्दी आइए, बड़ी बीबी का सांस उखड़ रहा है। सफूरा घबराई घबराई से बोली, तुमने शादिल को फ़ोन किया है? परेशानी से वो उठकर जल्दी से बाहर गाड़ी की तरफ भागी थी। फरा भी उसकी तकलीफ में खड़ी हुई थी। बिल टेबल पर रखकर वो उसके पीछे गई थी, क्योंकि इतनी टेंशन में उसका ड्राइव करना सेव नहीं था। जी बीबी जी किया था, पर वो फ़ोन नहीं उठा रहे। उसकी बात पे वो मज़ीद परेशान हो गई थी और शादिल पे गुस्सा भी आया था। ठीक है, मैं एम्बुलेंस को फ़ोन करती हूँ, वो आएगी तो तुम उनको लेकर हॉस्पिटल पहुँच जाना। मैं बस पहुँच रही हूँ पीछे ही। वो गाड़ी में बैठ चुकी थी। उसे हदायत देकर उसने कॉल कट की और एम्बुलेंस को फ़ोन किया, जबकि फराह गाड़ी पार्किंग से निकालकर रोड पे ले आई थी, इस बात से अनजान कि उनकी गाड़ी पीछे भी एक गाड़ी मुसलसल उनके ताक़ुब में थी। लेकिन फराह इस बात पे ध्यान नहीं दे पाई थी, क्योंकि वो खुद अबिया को साथ तसल्ली दे रही थी, जिसकी आंखों में आंसू और होंठों पे दुआएं थी। सर आपका मेहमान आ गया है। उनका शक ठीक साबित हुआ था। शौकत साहब उनको धोखा दे रहे थे। इसी वजह से फ़ाइज़ उसे आज मेहमान बनाकर ताशा के सामने ले आया था। वो जो ड्रिल मशीन से दीवार में सुराख कर रहा था, रुक कर उसने मुड़कर उसे देखा था। अरे अरे, ये क्या, मेहमान को ऐसे लाया जाता है? तुम भी हद करते हो फ़ाइज़, बिल्कुल सब मैनर्स भूलते जा रहे हो। लहजे में तनबीह करता वो फ़ाइज़ के करीब आया था, जिसने शौकत को पीछे कॉलर से पकड़ा हुआ था। उसे आंख का इशारा करके बाहर जाने को कहा, फिर उसे छुड़ाकर उसके गले में बाजू डालकर उसे अंदर लाया था। माफ़ कीजिएगा शौकत साहब, बच्चा है अभी, आदाब मेज़बानी नहीं जानता। अब मुझे ये बताइए कि ठंडा लेंगे या गर्म? उसे प्यार से टेबल के करीब चेयर पर बिठाता वो खुद भी उसके सामने टेबल के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया था। ऐसा करो, गर्म मंगवा लो, ठंडा पीने का मूड नहीं। अब बेचारा शौकत क्या जानता था ताशा को, उसकी तो डील ही पहली थी। जो हुक्म। उसने अपने बाजू के कपलिंग्स खोलकर शर्ट को कोनियों तक फोल्ड किया और फिर जब बोला तो आवाज़ में हल्की दुरुस्तगी थी। लीजिए गर्माहट। फिर उसके बोलते ही एक हाथ से उसने पास पड़ी ड्रिल मशीन उठाई और दूसरे हाथ से उसका हाथ टेबल पर रखकर हथेली पे ड्रिल मशीन चला दी थी। शौकत जो इस सारी कार्रवाई को ना समझी से देख रहा था, इस अचानक कार्रवाई से घबरा गया। भला उसकी तवक्को कब थी उसे? छोड़ो मेरा हाथ, वो चिल्लाया, लेकिन उसका हाथ मजबूती से ताशा के हाथ में था। ये है ताशा से गद्दारी की सज़ा। उसके हाथ पे ज़ोर देकर वो घराया था, जबकि शौकत की दिल खराश चीखें कमरे में गूंज रही थी। लेकिन अफसोस, उन्हें वहाँ सुनने वाला कोई ना था, क्योंकि ये तो तब तक गूंजती रहनी थी जब तक उसका पूरा हाथ सुराख से ना भर जाता। वो हॉस्पिटल में कॉरिडोर के बेंच पे बैठी मुसलसल दुआएं मांग रही थी। बीजान की हालत अभी तक तशवीशनाक थी। डॉक्टर्स का कहना था कि ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से ये सब कुछ हुआ है और अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उनका सांस मुसलसल उखड़ रहा था। उन्हें आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लगाकर रखा गया था। वो रोती हुई मुसलसल दुआएं मांग रही थी जब फराह उसके पास आई। अबिया इतना मत रो गुड़िया, कुछ खा लो, ऐसे रो रो कर तो तुम अपनी हालत ख़राब कर लोगी। वो अबिया के लिए फ़िक्रमंद थी, जिसकी आंखें पिछले 1.5 घंटे से आंसू बहा रही थी। इन आंसुओं पे इख्तियार फिल वक्त मेरे पास नहीं है। तुम बताओ, शाहू से बात हुई? उसने रोते हुए शाहदिल के बारे में पूछा, जिसका नंबर मुसलसल बिजी जा रहा था। नहीं, अबिया के पूछने पर उसने मायूसी से सर हिलाया। वो खुद भी काफ़ी देर से ट्राई कर रही थी, लेकिन पहले बिज़ी फिर बंद मिल रहा था। मुझे अकेला छोड़ गया वो। इस वक्त में आंसुओं में शिद्दत आ गई थी।
माँ बाप तो बहुत छोटी थी जब गुजर गए। बेजान ने ही उसे माँ बाप दोनों बनकर पाला। इस सब के अलावा एक शादिल का रिश्ता तो था उसके पास, वो भी इस मुश्किल वक्त में मुयस्सर नहीं था। इस वक्त तो उसे उसके पास होना चाहिए था। आखिर कहाँ चला गया था वो अपनी अबिहा को अकेला छोड़कर? आंसुओं से मतवातिर बहकर उसका चेहरा भिगो रहे थे। भला उसकी हालत समझ सकती थी। उसने उसका सर अपने कंधे पे रख लिया। पास बैठी मुलाजमा भी अबिहा की हालत देखकर परेशान हो रही थी। अबिहा, तुम अल्लाह से मदद क्यों नहीं मांगती हो? तुम अल्लाह से दुआ करो। ये तो दुनियावी रिश्ते हैं, सब ने एक दिन जाना है। कोई साथ होता है, कोई नहीं। तुम अपना गम इसे सुनाओ। चलो उठो, मगरिब की अजान हो रही है, जाकर वज़ू करके नमाज पढ़ो, अल्लाह से मदद मांगो। फरा उसे प्यार से समझा रही थी। उसकी हालत देखकर उसे यही लगा था कि उसे इस वक्त किसी अपने सहारे की ज़रूरत थी, और अल्लाह से बेहतर किसका सहारा हो सकता है? शायद इसी तरह उसको सब्र आ जाए। वो उसको प्यार से उसे अपने लिए साथ लिए विजिटिंग रूम में बने वॉशरूम की तरफ चल दी थी। इंस्पेक्टर जवाद, आप अपनी टीम को लेकर बैक साइड से कवर करें, ताकि वहां से कोई भागने की कोशिश करो तो उसे फौरी गिरफ्तार कर लिया जाए। मैं फ्रंट से अपनी टीम को लेकर अटैक करूंगा। वो इंस्पेक्टर जवाद को हदायत देकर उस खंडनुमा बने घर की तरफ बढ़ रहा था। उन्हें पक्की खबर मिली थी कि यहाँ पे लड़कियों को रखा गया, जिन्हें आज रात इलीगल तरीके से दुबई भेजा जाना था। खबर आज सुबह ही मिली थी, इसलिए शादिल ने फ़ौरन रेड मारने का प्रोग्राम बनाया था। वो ट्रैकिंग को फॉलो करता आगे बढ़ रहा था। हाथ में वॉकी टॉकी लिए वो मुसलसल इंस्पेक्टर जवाद को अपनी पोजीशन संभालने की हदायत दे रहा था। डीएसपी अहमद भी उनके साथ था। फाइक साहब, आगे सुबह जाना मुनासिब नहीं है, आगे खुद जाना मुनासिब नहीं है, जान का खतरा हो सकता है। आप दरवाजे पे बॉम्ब फेंकिए। बाहर के 2 गार्ड्स को बेहोश करने के बाद जो ही हवालदार फाइक आगे जाने लगा, शादिल ने फ़ौरन उसे पीछे से तनबीह की। यस सर। उसकी अक्लमंदी का कायल होता फाइक ने मुकर्ररा हाथ कायम रखकर पिन खोलकर बॉम्ब फेंका। एक धमाका सा हुआ था और दरवाजे के पास 2 गार्ड्स मौके पे ही जहां बहा कूद गए थे। धमाके की आवाज़ सुनकर अंदर बैठे अफराद में खुलबली सी मची थी। वो इसके बाद घर के अंदर से धड़ाधड़ फायरिंग शुरू कर दी गई थी। शादिल और उसकी टीम पहले से ही तैयार थे, इसलिए उन्होंने फ़ौरन अपनी सीट संभाली थी और जवाबी कार्रवाई की थी। प्लान के मुताबिक शादिल को उन्हें अपने ध्यान में लगा कर रखना था, ताकि इंस्पेक्टर जवाद और डीएसपी अहमद पीछे से उनको घेरे में ले सके। शकूरे तो एक बंदा साथ लेकर तय खाने के बाहर पहरा दे, हम उन्हें संभालते हैं। फायरिंग के दौरान दरवाजे की ओट में होकर उनमें से एक बाशिंदे ने अपने चंद आदमियों को तय खाने के बाहर पहरा देने की हदायत दी, क्योंकि वहाँ ही लड़कियाँ रखी गई थी। ओके बॉस। शकूरा उसकी बात सुनकर फ़ौरन अपने चंद बाएतमाद बंदे लेकर तय खाने की तरफ बढ़ा था। अहमद नाव। वॉकी टॉकी पे उसने डीएसपी को हमला करने का इशारा दिया, क्योंकि यही ठीक वक्त था जब उन्हें काबू किया जा सकता था। साथ साथ वो मुसलसल फायरिंग का तबादला भी हो रहा था। उनकी टीम के 2 बंदे ज़ख्मी हो गए थे और उन्होंने मुखालिफ पार्टी के कितने ही बंदे मार दिए थे। डीएसपी अहमद और इंस्पेक्टर जवाद अपनी टीम को साथ लेकर पीछे वाले हिस्से से हमलावर हुए थे। जवाद देखकर जो ही वो अंदर दाखिल हुए थे, शकूरे उन्हें देखते ही फायर खोल दिया था। वो वहीं पे तय खाने की रखवाली पे मामूर था। अहमद के कहने पे जवाद फ़ौरन नीचे की तरफ झुका था और नतीजतन निशाना चूक गया था। नीचे झुकते जवाद ने निशाना बांधकर शकूरे के घुटने पे फायर किया और वो नीचे झुकता चला गया। मौका देखते ही पीछे से अहमद ने उनके बंदों से फायर करने से पहले ही धड़ाधड़ फायर कर दिए। एक के गोली कंधे को छूकर गुजरी, जबकि दूसरा फ़ौरन ही जहाँ बहाक हो गया। बैक एरिया क्लियर सर। वॉकी टॉकी पे वो शादिल को इन्फॉर्म करता। वो दोनों को बांध चुका था, क्योंकि यही उनको ए स्टार गैंग तक पहुंचा सकते थे, इसलिए उनको ज़िंदा रखना ज़रूरी था। ओके, नाउ टेक द गर्ल्स आउट फ्रॉम देयर, आई एम कमिंग। शादिल ने फ़ौरन ही जवाब दिया। फायरिंग अभी भी जारी थी। वो चाहता तो बम फेंक सकता था, लेकिन सबसे पहले पिछला हिस्सा क्लियर होना ज़रूरी था। बेंच पे सर टेक से लगाए वो आंखें मूंदे बैठी थी। बेजान की तबीयत अभी तक नहीं संभली थी। डॉक्टर्स का कहना था कि उनका बीपी नॉर्मल नहीं हो रहा, जो उनके लिए जानलेवा है। 2 घंटे से वो हॉस्पिटल में थे। शादिल का अभी तक कुछ अता पता ना था। बस मुलाजमा और फराह ही उसके साथ हॉस्पिटल में थे। वो अपनी ही सोचों में गुम थी जब आईसीयू का दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ आई। वो और फराह फ़ौरन से उठकर डॉक्टर के करीब आई। डॉक्टर साहब, मेरी बेजान कैसी हैं? अंदाज में वाज़े बेचैनी थी। डॉक्टर रियाज ने एक नज़र उसकी लाल आंखों और उजड़े हुलिये पे डाली, फिर फ़ौरन सांस लेकर जब से बोला, सॉरी, हम उन्हें नहीं बचा सके। बीपी ज़्यादा होने की वजह से उनकी दिमाग की नस फट गई थी। हमने बहुत कोशिश की, बट शी इज़ नो मोर। अल्फाज थे या क़यामत जो उसे अंदर से हिला गए थे। दिमाग माऊफ हो चुका था। इससे पहले कि वो गिरती, फराह ने उसे थाम लिया था।
वो ऑपरेशन की कामयाबी के बाद सरशार सा अपनी जीप की तरफ बढ़ रहा था। आज उसके हिस्से में फिर जीत आई थी। जीप में बैठकर जो ही उसने डैशबोर्ड से मोबाइल उठाया, ऊपर 51 मिस्ड कॉल्स का नोटिफिकेशन आ रहा था, जिनमें कहीं घर से और कहीं अबिया के नंबर से की गई थी। किसी अनहोनी के एहसास के तहत उसने फ़ौरन कॉल बैक की थी, जो तीसरी बेल पे ही उठा ली गई थी। हेलो अबिया, कहाँ हो तुम? आवाज़ में बेचैनी और परेशानी के मिले जुले तासुरात थे। मेड केयर हॉस्पिटल आ जाओ। बड़ी मुश्किल से जब्त करके वो फ़कत इतना ही बोल पाई थी और फिर कॉल काट दी। शाहदिल की परेशानी में अब हकीकतन इजाफा हो चुका था। वो रश ड्राइव करता जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचा था। किसी अनहोनी का एहसास उसे मुसलसल अंदर से खाया जा रहा था, लेकिन वो अपने दिल को झूठी तसल्ली दे रहा था, सिर्फ एक झूठा दिलासा। हॉस्पिटल पहुंचकर उसे सामने कॉरिडोर में ही अबिया नज़र आ गई थी। दिल को जैसे एक यक तरफा सुकून हुआ था। वो फ़ौरन उसकी तरफ लपका। अबिया, तुम ठीक हो ना? उसके चेहरे को हाथ में लिए जैसे वो उसके होने का यकीन कर रहा था। उसकी बात पे अबिया ने फ़कत सर हिलाने पे इत्तफाक किया था। तुम इधर हॉस्पिटल में क्या कर रही हो? और बीजान किधर है? उसकी बात में अबिया का जब्त टूट गया और वो उसके सीने से लगे ज़ारों कतार रोने लगी। उसके रोने से वो और परेशान हो गया था। प्लीज़ अबिया, ऐसे मत करो। प्लीज़ अबिया, ऐसे मत करो। मुझे बताओ बीजान कहाँ है? ठहरो, मैं डॉक्टर से पूछ कर आता हूँ। इससे पहले कि वो उसको खुद से अलग करके डॉक्टर के पास जाता, फरहान ने उसके कंधे पे हाथ रख दिया। बीजान अब नहीं रही भाई। भीगी आवाज़ में वो इतना ही बोल पाई थी। शाहदिल को लगा जैसे उसने कुछ गलत सुना हो। भला ऐसा कैसे हो सकता था? वो अभी सुबह ही तो उन्हें सही सलामत घर छोड़ कर आया था। ये तुम क्या कह रही हो फरा? उसे लग रहा था जैसे उसकी आवाज़ किसी गहरी खाई से आ रही हो। मैं सच कह रही हूँ, बीजान हमें छोड़कर चली गई हैं। अभी अब फिर से उसके सीने से लगी रोने लगी थी और शाहदिल को लगा था उसका वजूद बेजान सा हो गया। उसके कंधे ढह से गए हैं, आंखों से कहीं आंसू टूट कर बहे थे। कहाँ जा रही हो? वो कैरी लेकर सीढ़ियाँ उतर रही थी जब शाहदिल ने उछुम्बे से उससे पूछा। बीजान की डेथ को एक माह हो चुका था और वो दोनों ही अब काफ़ी हद तक संभल चुके थे। अलबत्ता अबिया अब शाहदिल से थोड़ी तल्ख हो चुकी थी। वजह उसका इस मुश्किल वक्त में उसके साथ ना होना था। तुम इतने मासूम हो या बन रहे हो? उसने इस्तज़ाई अंदाज में उससे पूछा। क्या मतलब? और ये तुम कैसे मुझसे बात करती हो आजकल? मुझसे तुम्हारा ये लहजा बर्दाश्त तो होता अबिया। उसका ये मतलब ये बेरुखी तकलीफ़ देती थी। वो उसे कई बार बता चुका था कि वो इस वक्त किस मिशन पे था, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पे उसकी हर बात समझने वाली अबिया उसकी ये बात समझने से इनकारी थी। उसे फिर भी लगता था कि उसकी ज़रूरत उससे ज़्यादा थी, जबकि मिशन उसके बगैर भी हो सकता था। ना महरमों से ऐसे लहजे में बात की जाती, इसलिए तुम्हारा मेरा एक घर में रहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि तुम ना महरम है। लहजे में कतियत थी। अगर ऐसी बात है तो आज ही निकाह कर लेते हैं, लेकिन प्लीज़ इस घर से मत जाओ। मैं कैसे रहूँगा तुम्हारे बगैर? उसका बस नहीं चल रहा था वो किसी तरह अबिया को रोक ले, जैसे मैं रही तुम्हारे बगैर इस मुश्किल वक्त में, और निकाह के लिए फ़िलहाल मैं तैयार नहीं। वो शाहदिल को कोई भी रियायत देने के मूड में नहीं थी। कहते हैं ना, जब बदगुमानियों का बादल छा जाए तो रिश्तों में भी तारीखी आ जाती है। यही हाल इस वक्त अबिया का था। उसे बस यही बात रह रह कर तकलीफ़ देती थी कि वो उसके साथ उस वक्त नहीं था। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं अबिया? ठीक है, तुम जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन रहोगे कहाँ ये तो बता दो। वो जान चुका था कि अबिया को कुछ स्पेस चाहिए, इसलिए उसे उसके हाल पे छोड़ दिया। फरा के घर अंकल आंटी फ़ौरन निदा आपी के पास जा रहे हैं। वो भी अकेली होंगी, इसलिए मैं उसके पास जा रही हूँ। वो उसे वजाहत देना नहीं चाहती थी, लेकिन ज़रूरी था। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। और मैं तुम्हें छोड़ आऊँ? इसकी ज़रूरत नहीं, मैं राइड करवा चुकी हूँ और अब मैं खुद जा भी सकती हूँ। अपनी ऑफ़र्स अपने पास रखो। अल्लाह हाफिज़। वो उसकी ऑफ़र को नज़रअंदाज करती बाहर की जानिब चल दी, जबकि पीछे शाहदिल तासुफ से सर हिलाकर रह गया। नाज़रीन, और आप देख रहे हैं ये दूसरा बड़ा धमाका है जो शहर में किया गया है। पहले रेस्टोरेंट और अब शोरूम में। अब तक जो खबर दी जा रही है इसके मुताबिक 4 लोग हलाक और 7 लोग ज़ख्मी हो चुके हैं। पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है। उनके मुताबिक दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए उनसे जो बन पड़ा वो करेंगे। आपको एक बार फिर बताते चलें, टीवी पे रिपोर्टर ज़ोरों शोर से आज होने वाले धमाके की खबर दे रही थी, जबकि टीवी के सामने टांग पे टांग चढ़ाए ताशा सुकून से अपना अगला लाहे अमल सोच रहा था। कुछ सोचकर उसने पास पड़ा इंटरकॉम उठाया। फ़ाइज़ रहमान खान से मेरी मीटिंग सेट करो, उसे अगले हमले का प्लान बताना है। वो फ़ाइज़ हुक्म देता
इंटरकॉम रख चुका था। चेहरे पे मुसलसल शैतानी मुस्कुराहट रक्स कर रही थी क्योंकि इस वक्त उसका चेहरा निकाब से ढका नहीं था। वो यूनी से जाने के लिए यूं ही घर से बाहर आई। सामने फिर से बुक्के रखे थे। क्या हुआ? उसको एकदम दरवाजे पे रुकते फरा ने पूछा। फिर नज़र सामने बुकों पे पड़ी। ओहो, लगता है कि कोई पक्का रोमियो है जो अपनी जूलियट का पीछा नहीं छोड़ रहा। फरा के शरारती अंदाज पे उसने एक नज़र घूर कर उसे देखा, फिर एक गहरा सांस लिया। आज मुसलसल चौथा दिन था उसे ये फूल मिलते हुए। पहले तो उसने समझा कि ये काम शादिल का है, शायद वो उसे मनाने के लिए कर रहा। उसे कॉल करके अच्छी सुनाई भी, लेकिन उसने कह दिया कि ये काम उसका नहीं। और इतना वो भी जानती थी कि शादिल से बेशक लाख नाराज से, लेकिन वो झूठ नहीं बोलता। जो भी काम करता है डंके की चोट पे करता है। इसलिए ये कंफर्म था कि ये काम शादिल का नहीं। गहरा सांस लेकर उसने झुककर फूल उठाया। मामूल के मुताबिक बीच में एक कार्ड था जिस पर रोज़ाना किसी न किसी ज़बान का एक जुमला तहरीर होता था। आज भी ऊपर एक जुमला लिखा गया था, सांस टुई जीनी सुइस राइन। दिखने में उसे ये स्पेनिश का क्या फ्रेंच का लगा था। पास खड़ी अबिहा मुसलसल मुस्कुरा रही थी। क्या है? उसके मुसलसल मुस्कुराने पे अब उसे कोफत हो रही थी। ये फ्रेंच जुमला है जिसका मतलब है मैं तुम्हारे बगैर कुछ नहीं। उसके कोफा ज़दा लहजे का भी उस पर कोई असर नहीं पड़ा। गूगल ट्रांसलेशन उसके सामने करती वो अभी भी हंस रही थी। यही फजूल काम है ना बस तुम्हारे पास। चलो लेट हो रहा है, पहले फूल डस्टबिन में फेंकिए। फिर गाड़ी की तरफ बढ़ी। यार, फूल रखने में क्या कबाहत है? इन बेचारों को क्यों डस्टबिन की नज़र कर देती हो? उसके साथ पैसेंजर सीट पे बैठे फरा ने पूछा। देखो फरा, वो जो कोई भी है, मैं फूल रखकर उसकी हौसला अफजाई नहीं करना चाहती। मैं शादिल से नाराज़ ज़रूर हूँ, पर यह भी हकीकत है कि मैं उसकी मंगेतर हूँ, और ना भी होती तो मुझे ये सब जेब नहीं देता। अब हमारे दरमियान इस बारे में कोई बात नहीं होगी। गाड़ी स्टार्ट करते हुए उसने संजीदा लहजे में कहा। उसके लहजे की संजीदगी को देखते हुए वो भी चुप कर गई। आखिर वो कह भी तो ठीक रही थी। अस्सलाम वालेकुम सर। नाश्ते से फारिग होकर वो अपना वॉलेट और फाइल चेक कर रहा था जब इंस्पेक्टर जवाद की कॉल आई। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? कॉल की? वो अभी जाने ही वाला था पुलिस स्टेशन, और ये बात जवाद को पता थी कि वो अपने ड्यूटी आवर से 15 मिनट पहले ही मौजूद होता था, इसलिए उसका कॉल करना थोड़ा गैर मामूली था। सर, वो लड़की शनाख्त करने पर राज़ी है। कौन लड़की? उसकी बात पे उसने अचंभे से पूछा। सर, वहीं जिसने ए स्टार गैंग के सरबराह को देखा है। इंस्पेक्टर जवान ने उसे याद दहानी करवाई। अच्छा, वो इस सब मामले में वो तो उसे अक्सर भूल चुका था। ठीक है, तुम किसी पेंटर को बुलाओ, स्केच के लिए मैं आ रहा हूँ। हदायत देता वो फ़ोन रख चुका था। कुछ सोचकर उसने आंखें मूंद ली। आजकल वो अंदरूनी तौर पे काफ़ी डिस्टर्ब था। वजह अबिहा की नाराज़गी थी। कुछ तवक्कुफ़ के बाद उसने गहरा सांस लिया। उसे अपने और अबिहा के रिश्ते को बचाने के लिए थोड़ा स्पेस देना था, जो ज़रूरी भी था। सर, वो जमाल ए स्टार गैंग का बॉस पैसे वापस मांग रहा है। वो क्लिप बोर्ड पे कुछ स्टिक कर रहा था। शायद अगला मंसूबा जो भी था शदीद अंधेरे के बाइस फाइज देख नहीं सका था। कैसे पैसे? वो मुड़ा। सर, उसका कहना है कि वो इलीगल बाहर नहीं गया, तो इस हिसाब से उसे उसके पैसे वापस मिलने चाहिए क्योंकि डील पूरी नहीं हुई। फाइज की बात पे वो हंसा। ये जमाल लगता है पागल हो गया। ये डील पूरी हो ना हो पैसे वापस नहीं मिलते, इस बात का उसे नहीं पता क्या, जो इस तरह के बच्चों जैसे मजाक कर रहा है। उसने टेबल से टेक लगाते सिगरेट का कश लगाया। दरवाजे की तरफ पूछते। सर, उसे ये बात डील से पहले मैंने बताई भी थी, लेकिन अब वो धमकी दे रहा है। वो मुनमुनाया। क्या धमकी? वो भी पाशा को? हाँ हाँ, अच्छा मजाक है, वो हंसते हुए बोला। फिर जब बोला तो आवाज़ में गुस्सा था। तुमने उसे उसकी औकात याद नहीं दिलाई जब वो धमकी दे रहा था? टेबल ज़ोरदार मुक्का लगने से लर्जा। सर, मैं आपसे इजाज़त ही लेने आया हूँ। अफसोस है तुम पे फाइज, इतनी देर हो गई है, तुम्हें अभी भी मेरी इजाज़त की ज़रूरत है? तुम्हें तो कहना चाहिए था सर, मैं उस साले को वहीं ठोक कर आया हूँ, और तुम यहाँ आकर मुनमुना रहे हो कि उसने धमकी दिया, इजाज़त दे दें, ख़त्म कर दूँ। कमरा उसकी ज़ोरदार आवाज़ से गूंज उठा। सर, मैं अभी उसका बंदोबस्त करता हूँ, जाओ और जाकर कुचल दो उसे। पाँव के नीचे सिगरेट रखता यूं जैसे जमाल को कुचल रहा हो। जी सर। फाइज बाहर की तरफ मुड़ा। रुको। इससे पहले कि वो बाहर जाता, ताशा ने उसके निकलने से पहले ही उसे रोक लिया। आज रात उसका सफाया करने में तुम्हारे साथ जाऊंगा। किसी ख्याल के तहत उसने फाइज को हुक्म दिया। ओके सर। फाइज ताबेदारी से कहता फ़ौरन बाहर की तरफ लपका। सलाम सर। उसके पुलिस स्टेशन दाखिल होते ही जवान ने उसे सल्यूट किया। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ है वो लड़की? उसके सलाम का जवाब देता वो फ़ौरन मुद्दे पे आया।
सर वो अंदर इसी कमरे में है जहाँ उसे रखा गया था। ठीक है, तुम बाहर ही रुको। कमरे में दाखिल होने से पहले वो उसे हदायत देकर अंदर चला आया। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पे उसने ज़रा की ज़रा नज़रें उठाई थी। सामने उसी दिन वाली है एसपी को देखकर न जाने कि उसके रगों पैर में सरायत सी दौड़ने लगी थी। अस्सलाम वालेकुम। उसे अपनी तरफ यूँ टिकटिकी बदेखता पाकर उसने ही सलाम में पहल की थी, जिसका जवाब उसने महज सर हिलाकर दिया। जवाब बता रहा था कि आप रेडी हैं हमारी मदद करने के लिए। कुर्सी पर बैठकर उसने बात का आगाज़ किया। जी ठीक सुना है आपने। दिल की हालत छुपाने को वो ज़रा तल्खी से बोली। तो मैं पेंटर को बुलवाऊँ? जी बुलवा लें। सर झुकाकर वो फ़कत इतना ही बोली। उसके कहने पे जवाब को हुक्म देने बाहर की जाने बढ़ा, लेकिन फिर कुछ याद आने पर रुक गया। एक बात पूछूं? दरवाजे के हैंडल पे हाथ रखता वो फिर बोला। जी पूछिए। आपका नाम क्या है? उसके इस तरह पूछने पे नूर को नचाते हुए भी हंसी आ गई। नूर। हल्की मुस्कुराहट के साथ उसने उसकी तरफ देखकर जवाब दिया। नूर। वो ज़ेरे लब बुड़बड़ाया, जैसे दिमाग को उसके नाम को ज़हननशीन करवाया। फिर एक नज़र उसे देखकर कमरे से बाहर चला गया। हाँ भाई जमाल, क्या मांग रहा था तू? और शायद धमकी भी दे रहा था किसी चीज़ की। उसके आदमियों को कत्ल करके अब वो उसके सामने था। चेहरे पे कहीं कहीं निशान उसकी मारपीट का सबूत थे। मैं कुछ नहीं मांग रहा था, मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्लीज़ मुझे जाने दो। इतना गरूर वाला इंसान कभी उसके सामने हाथ जोड़ता, कभी ताशा के पाँव पकड़ता, लेकिन फ़िलहाल उसे अपनी अना और गरूर की नहीं बल्कि अपनी जान की फ़िक्र थी। उसके लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। अबे यार, ये पलटा खाने वाले लोग मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। लोटा पार्टी किस्म के। क्यों फ़ाइज़, तेरा क्या ख्याल है, तुझे पसंद है? उसे अपने पाँव से पीछे करता वो फ़ाइज़ से पूछ रहा था। नहीं सर, मुझे भी नहीं पसंद। फ़ाइज़ मुस्कुराता हुआ बोला। उसे अपने बॉस का ये स्टाइल बहुत पसंद था। फिर क्या ख्याल है? राउंड 2 शुरू करें? हंसते हुए उसने फ़ाइज़ से पूछा। नज़रें सामने जमाल पे टिकी थी। ऑफ कोर्स सर। फ़ाइज़ ने पास पड़ा डब्बा उसे पकड़ाया और फिर जमाल के हाथ पांव बांध दिए। ताशा चलता हुआ उसके पास आया, फिर डब्बे का ढक्कन खोलकर उसकी शर्ट के अंदर उड़ दिया। जमाल को अपने जिस्म पे कुछ चुभन और कुछ रेंगता हुआ महसूस हुआ, लेकिन वो क्या चीज़ है ये वो देख नहीं पाया। देखा तो जब जब वो चीज़ उसके बाजू से निकलती उसके हाथ पे आई, और वो कुछ और नहीं बिलाशुबा ताशा का फेवरेट कीड़ा बिच्छू था, जो एक नहीं 4-5 थे। मुझे बचाओ प्लीज़, ऐसा ना करो। जमाल चीख रहा था। उसके चीखने पर उसने पास पड़ी स्टिक उसके खुले मुंह में देकर हलक तक घुसा दी। तुम्हारे चीखने से मुझे कोफत हो रही है, इसलिए चिल्लाना बंद करो। तुम्हें पैसे चाहिए थे ना, तो तुम पे वहीं तो लौटा रहा हो। तुम्हें पता है ये एक बिच्छू 4 लाख का है, और तुम्हारे बदन पे कुल 8 बिच्छू हैं। कुल मिलाकर हो गए 32 लाख। लो पैसे लो और ऐश करो। उसके मुंह में स्टिक और अंदर घुसाते हुए वो सख्ती से बोला, और जमाल को लग रहा था भी उसकी आंखें उबल कर बाहर आ जाएंगी। उसे सख्त तकलीफ हो रही थी, जिसका इजहार वो चिल्लाकर भी नहीं कर सकता था। स्केच बन जाने पे उसने एक नज़र स्केच को देखा, फिर नूर को। आपने वैसे देखा कहाँ था इसे? वो उसे तस्वीर को देखते हुए पूछ रहा था। अंदाज तफ्तीशी था। मैंने इसका पीछा किया था उनके ट्रक का, जिसमें वो लड़कियों को लेकर जा रहे थे। वहीं पे मैंने उसे देखा था। इसी वजह से तो उन्होंने मेरी बहन को उठा लिया था। बात करते आखिर में उसकी आवाज़ हल्की नम हो गई थी। आप फिक्र न करें, हम उससे ना सिर्फ आपकी बहन का बल्कि इन सब बहनों का बदला लेंगे जिनकी उसने ज़िंदगी ख़राब की है। वो पुरज़म सा बाहर की तरफ बढ़ा, जहाँ जवाद को उसे ये तस्वीर दिखाकर उस शख्स की इन्फॉर्मेशन निकलवानी थी। फ़ाइज़, तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? जमाल का खेल तमाम करके वो फ़ाइज़ की तरफ मुड़ा। यस सर। सुई गैस में आम कर चुका हूँ, बस बाहर निकलने से पहले लाइटर फेंक दूंगा। फ़ाइज़ अगला लाहेमल बताते हुए बोला, यूं जैसे उसे रटा हो। ठीक है फिर आ जाओ। चेहरे पे नकाब तो पहले ही था। सर पे हुड पहनते हुए वो बाहर आया। अभी वो कार में आकर बैठा ही था कि पीछे इमारत से आग के शोले उठे। बिलाशुबा फ़ाइज़ अपना काम कर चुका था। गुड फ़ाइज़। ज़ेरे लब बुड़बड़ाता वो फ़ाइज़ के बैठने पे गाड़ी भगा कर ले गया। वो नींद में था जब उसका मोबाइल ज़ोरों शोर से बजा। गहरी नींद में उसने बंद आंखों से ही साइड टेबल से मोबाइल टटोला और अंदाजे से यस का बटन दबाकर कान को लगाया। हेलो, एसपी शादिल स्पीकिंग। आवाज़ में नींद की खुमारी थी। सर, इट्स एन एमरजेंसी हियर। जवाद की बात सुनकर शादिल की बंद आंखें पट से खुली थी। व्हाट काइंड ऑफ? उसने अचंभे से पूछा। फिर घड़ी पर टाइम देखा जो रात के 2 बजा रही थी। सर, हेड ऑफ A-star gang murdered by someone।
उसकी आवाज़ों में जो हल्की खुमारी थी वो अब जवाद की बात से मफकूद हो चुकी थी। हाउ डू यू नो, वेयर आर यू? वो बेड से एक ही जस्ट में उतरकर वॉशरूम की तरफ लपका। सर मैं लोकेशन सेंड कर रहा हूँ आपको, चेक दिस आउट। ओके। उसके ओके कहते उसने फ़ोन बंद किया और वो वॉशरूम में गायब हो गया। फ्रेश होकर जो ही बाहर आया, जवाद लोकेशन सेंड कर चुका था। बाल सेट करते उसने घड़ी की तरफ देखा जिस पे अब 2:06 हो चुके थे। यूनिफॉर्म पहनने का उसके पास टाइम नहीं था। जो खबर मिली थी उस पर तो उसका दिल कर रहा था भागकर उस जगह पे चला जाए। सिविलियन ड्रेस में ही वॉलेट और मोबाइल जेब में रखकर वो बाहर की तरफ भागा। वो गहरी नींद में थी जब उसे अपने कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसे लग रहा था जैसे वो वजूद उसके पास आ रहा है, लेकिन उसे अपना ख्वाब समझकर वो यूं ही सोई रही। अब उसे लग रहा था कोई उसके बेड पे बैठा है। फिर अपने चेहरे पे किसी की गर्म सांसों का शक हुआ। आंखें मीचते उसने आंखें खोलने की कोशिश की थी। फिर थोड़ी सी आंख खोलकर अतराफ में देखा, लेकिन वहाँ कोई न था, या शायद गहरे अंधेरे के बायस उसे कुछ समझ नहीं आया। अपना वहम समझकर वो करवट लेकर फिर सो गई, लेकिन फिर उसे अपने माथे पे किसी के गर्म लबों का एहसास हुआ था। उसकी आंखें अब खुल नहीं रही थी, यूँ जैसे उन पे कोई भारी बोझ आन पड़ा हो। दिमाग हल्का आवाज़ में और हल्का बेहोशी में था, यूँ जैसे वो जागी हुई थी लेकिन जिस्म हरकत से इनकारी था। माथे पे लबों का एहसास ख़त्म हो चुका था। अब उसे यूँ लग रहा था जैसे कोई उसकी गर्दन पे झुककर बहुत आहिस्ता से अपने होंठ रख रहा हो। उसके होंठ रखते ही अभी हाथ तड़प उठी थी। सारी कुव्वत से उसने आंखें खोलने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी आंखें लगता था आज खुलने पे मुकम्मल तौर पे इनकारी हैं। फिर अब तरफ सब एहसास ख़त्म होते गए। दिमाग जैसे पुरसुकून हो गया, बोझ जैसे उतर गया हो। वो सुकून से नींद की वादी में उतर गई। लोकेशन पे पहुंचकर वो सीधा जवाद के पास आया, जहां चंद फासले पे इमारत से शोले निकल रहे थे जिसे फायर ब्रिगेड टीम बुझाने की कोशिश कर रही थी। पास ही कुछ पुलिस वाले लाशों को एम्बुलेंस डाल रहे थे। अस्सलाम वालेकुम सर, शादिल को देखते जवाब ने फट से सल्यूट किया। वालेकुम अस्सलाम, ये कैसे हुआ? उसके सलाम का जवाब देकर वो इमारत से निकलते शोलों के बारे में पूछ रहा था। सर अभी कुछ पता नहीं, हमें इत्तला यहाँ पे करीब रहने वाले लोगों ने दी है। उनका कहना है कि उन्हें आग की स्मेल आई थी, जिसे देखने पे पता चला कि इस इमारत में आग लगी हुई है, और फिर उन्होंने हमें और फायर ब्रिगेड वालों को कॉल की। जवान ने तफसील से सारी बात बताई। तुम्हें कैसे पता कि अंदर ए स्टार गैंग का सरबराह था? वो अब उससे तफशीशी अंदाज में पूछ रहा था। नज़रें सामने इमारत पे थी जिससे निकलती आग अब तकरीबन काबू में आ चुकी थी। सर इस रिंग से, जवान ने एक पैकेट आगे लहराया जिसमें रिंग थी। रिंग चूँकि सिल्वर की थी इसलिए उससे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। रिंग पे ए साफ लिखा हुआ था। इस रिंग को शादिल कैसे ना पहचानता, इसे वो पहले भी देख चुका था। ठीक है, तुम पोस्टमार्टम के लिए लाशें भेजो और आग बुझने पे देखो अंदर कोई सबूत मिलता है या नहीं। मिले तो मुझे इत्तला करो। और हाँ, वो जाते जाते पलटा। जिन इलाका नशीनों ने उसका बताया था उनका बयान रिकॉर्ड करवा लेना। उसे आखिरी हदायत देता वो गाड़ी की तरफ बढ़ा। जहन मुसलसल सोचों में घिरा था। बेशक जितना बड़ा दुश्मन उसको उतने ज़्यादा मारने वाले, लेकिन इसे ये शख्स जिंदा चाहिए था और अब उसके कातलों का मिलना भी मुश्किल था, क्योंकि मुमकिन था कि आग की वजह से सारे सबूत मिट चुके हों। गाड़ी में बैठकर अपनी सोचों से छुटकारा पाने के लिए उसने गहरा सांस लिया और फिर गाड़ी स्टार्ट की। उसे आज रेस्ट चाहिए था, क्योंकि बिलाशुबा कल का सूरज एक थका देने वाला दिन लाने वाला था। सुबह जो ही उसकी आंख खुली, उसकी नज़र सीधी खिड़की पे पड़ी जिस पर से पर्दा हटा हुआ था और खुली भी थी, लेकिन उसे कुछ याद ना था कि वो रात बंद करके सोई थी या नहीं। कुछ सोचते हुए वो बेड से उठी थी, लेकिन सर में उभरती टेंशन ने उसे दोबारा बैठने पर मजबूर कर दिया था। उससे लग रहा था जैसे उसका सर फट रहा है। माथे को हाथ लगाया, बुखार तो नहीं था, फिर भी कैफियत बुखार जैसी ही थी। सर को पकड़े वो कुछ देर यूं ही बैठी रही। अचानक उसकी नज़र साइड टेबल पर रखे फूलों पे पड़ी। साथ ही एक कागज़ रखा था। अबिहा ने पहले फूलों को उल्ट पुल्ट कर देखा, फिर कागज़ उठाकर उसे खोला। अंदर कुछ तहरीर था। आंखें मसल कर उसने पढ़ना शुरू किया। सलाम अबिहा डियर, ये ख़त यकीनन जब तुम पढ़ोगी तब मैं नहीं हूँगा। मैं चाहता तो तुम्हारे सामने भी अपने जज्बात का इजहार कर सकता था, लेकिन तुम शायद सुनती ही ना बात। खैर, मुख्तसर ये कि तुम्हारे तासुरात जानना मेरी किस्मत में नहीं। फ़िलहाल ख़त लिखने का मुझे ख़ास तजुर्बा नहीं है, इसलिए गलतियाँ हो जाए तो माफ़ करना। उसकी ये लाइन पढ़कर ना चाहते हुए भी अबिहा को हंसी आ गई। फिर पढ़ना शुरू किया। तो मैं ये कह रहा था, बल्कि ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये बात कहने का हक़ नहीं रखता अभी। मैं चाहता तो तुम्हें महरम बनाकर कहता, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि कम अज़ कम तुम मेरे जज्बात से वाकिफ़ हो। लेकिन वादा है महरम बनाकर ज़रूर बोलूँगा यही बातें। तब तक मेरे फूलों को संभाल कर रखो, और ये स्पेशल है।
इन्हें हमेशा की तरह डस्टबिन की नज़र मत करना, वरना मजबूरन मुझे ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी जो तुम नहीं सह सकती। फ़कत तुम्हारा महरम। आखिरी लाइन पढ़कर अबिया के एकदम हाथ लर्जे थे। उसे लग रहा था जैसे रात सबने उसने ख्वाब में देखा हो, लेकिन वो ख्वाब नहीं था, वो सच में आया था मेरे कमरे में। उसने पहले अपने माथे पे हाथ रखा जहाँ वो रात अपने लबों का लम्ब छोड़ा था, फिर गर्दन पे कपकपी सी उसके पूरे वजूद पे तारी हो गई थी। फूल और खत वहीं छोड़े वो हाँफती हुई वॉशरूम की तरफ भागी। वॉशरूम में अपने माथे और गर्दन को अच्छे से साफ किया, यूँ जैसे इस लम्स को मिटा देना चाहती हो, लेकिन उसे फिर भी वो लम्स महसूस रहा था। रगड़ रगड़ कर भी वो साफ नहीं हो रहा था। थक कर वो वहीं फर्श पे बैठ गई। घुटनों पे सर रखकर वो मुसलसल इस सब के बारे में सोच रही थी। ये सब क्या हो रहा था उसके साथ, कब शुरू हुआ? सारे मंजर उसकी नज़रों के सामने घूम रहे थे। आखिर कौन था वो शख्स जो उसे अपना महरम कह रहा था? उसे ऐसा कोई वाक़या याद नहीं आया था जब उसकी किसी लड़के से मुलाकात हुई हो। फिर कौन था वो? सोच सोच कर भी उसे ऐसा कोई कुछ याद नहीं आ रहा था। आंसू गालों को भिगो रहे थे। जो भी हो रहा था वो ठीक नहीं था। वो अपने लिए कॉफ़ी बनाकर निकला था कि दरवाजे पे बेल हुई। डोर कैमरा ऑन किया तो सामने ही फाइज खड़ा था। ये हिस्सा घर में ही था, लेकिन उसने स्पेशल अपने लिए बनवाया था, जहाँ कोई आ जा नहीं सकता था सिवाय उसके। उसे किसी पे एतबार नहीं था, इसलिए वो अपना सोना खाना सब अलग रखता था। खाना भी खुद बनाता था। घर का ये हिस्सा साउंड प्रूफ था और सिर्फ उसके फिंगरप्रिंट से खुलता था। फाइज को देखकर उसने बटन दबाया ताकि अंदर बाहर आवाज़ जा सके। बोलो फाइज। कप में चम्मच हिलाता हुआ वो बोला। सर, वो एसपी बहुत ज़ोरों शोर से तफ्तीश कर रहा है। फाइज ने इत्तला लिए उसके सामने था। तो उसने अबरज कहा। इस वक्त उसके चेहरे पर नकाम नहीं था, क्योंकि वो तो फाइज को देख सकता था, पर फाइज उसे नहीं देख सकता था। तो सर, ये कि ये मामला बढ़ता जा रहा है। फाइज के लहजे में तशवीश उभरी, और बात सच भी थी। अगर तफ्तीश बढ़ती तो कोई ना कोई सुराग हाथ आ ही जाता। पैसों का कोई सीन है? अब वो उसे रिश्वत का मशवरा दे रहा था, क्योंकि अगर इस तरह कोई केस उसको दबाना होता था तो वो अपना कोई बाशिंदा भेजकर पैसों की ऑफ़र करता था, और अमूमन पुलिस वाले मान भी जाते थे। नो सर, वो कहता है मैं ईमानदार हूँ। उसकी बात पे ताशा हंसा, यूँ जैसे फाइज ने उसे जोक सुनाया हो। रेट बढ़ा रहा है साला अपना, और कुछ नहीं। उसने हंसते हुए कॉफ़ी का सिप लगाया। अगर नहीं मानता तो ध्यान बांट दो उसका, करवा दो कहीं और हमला, वो भी इस कदर ख़तरनाक कि उस जमाल के केस से ज़्यादा पावरफुल हो। कप की टिप पे उंगली फेरता वो उसे हदायत दे रहा था। जो हुक्म सर। फाइज समझ चुका था कि वो यही कहेगा, लेकिन फिर भी इजाज़त लेना ज़रूरी था। अब वो बेहतर जानता था उसे क्या करना है। उसके जाते उसने बटन दबाकर दोबारा साउंड प्रूफ सिस्टम ऑन किया और लैपटॉप खोलकर बैठ गया। इस नए एसपी को जानना उसके लिए ज़रूरी था। क्या बात है भैया? वो तब से बेदिली से प्लेट में चम्मच हिला रही थी जब फरहान ने उसे टोका। वो कुछ दिन से उसकी बेचैनी नोट कर रही थी। शक्ल से भी साफ वाज़े था कि वो किसी बात पे परेशान है। हाँ, कुछ नहीं। फराह के बुलाने पे वो एकदम चौंकी, और जब बोली तो आवाज़ में लड़खड़ाहट वाज़े थी। बात ही ऐसी थी कि वो चाह कर भी नहीं छुपा पा रही थी। झूठ मत बोलो, तुम्हारे चेहरे पे साफ लिखा है कि कोई बात है। बेहतर है खुद ही बता दो, वरना तुम्हें मेरा पता है ना। फॉक उठाकर उसने उसके हाथ पे मारी। आउच! ये क्या है? अबिया को उस पर गुस्सा आया। भला पूछने का ये कौन सा तरीका था? भाई, मैं एक पुलिस वाले की साली हूँ, और तुम्हें तो पता है पुलिस वाले ऐसे ही तफ्तीश करते हैं। अब तुम बताओगी नहीं तो मैं ऐसे ही करूँगी। फरह की अजब मंतक पे उसका दिल किया उसका सर फाड़ दे, लेकिन कुछ सोचकर चुप कर गई। उसे बताना चाहिए कि नहीं? बता देती हूँ, कोई मशवरा ही दे देगी और हो सकता है वो काम भी आ जाए। कुछ सोचते हुए उसने गहरा सांस लिया और फिर बात का आगाज़ किया। फरह, वो दरअसल आहिस्ता आहिस्ता वो उसे उस रात की सारी बात बता रही थी, जिस रात उसे वो सब चीज़ें मिली और कैसे वो उसके कमरे में आया। बात ख़त्म करके जो ही उसने फरह की तरफ देखा, वो बुत बनी उसे देख रही थी। कब हुआ था ये सब? उसका सकता टूटा। परसों रात। क्या? उसके बताने पर वो एकदम चीखी। ये सब परसों रात हुआ और तुम मुझे अभी बता रही हो? तुम्हें मुझे तभी सब बताना चाहिए था। फरह का बस नहीं चल रहा था यहीं प्लेट उठाकर उसके सर पर दे मारे। आखिर उसे क्या ज़रूरत थी इतनी देर परेशान रहने की? एक दफ़ा मुझसे कुछ शेयर तो करती। तो क्या करती मैं? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अभी अब तक परेशान थी। आंसू न चाहते हुए भी आंखों से निकल आए थे। तुमने शादिल भाई को बताया? फरह के पूछने पर उसने नफ़ी में सर हिलाया। क्यों? बेवकूफ़ लड़की, मंगेतर है वो तुम्हारे। तुम्हें ये बात शेयर करनी चाहिए थी उनसे। फरह को उस पर रह रहकर गुस्सा आ रहा था। की थी कॉल, किसी केस के सिलसिले में आ गई। वो बहुत परेशान था। मैं उसे मज़ीद परेशान नहीं करना चाहती थी। देखो अबिया, तुम्हें ये बात शादिल को बतानी चाहिए। ये कोई छोटी बात नहीं है। किस तरह से कोई तुम्हारे कमरे में आ जाए उसके रोने पे। फरह अब थोड़ी नरम पड़ी थी। रहने दो, वैसे भी उसके बाद से कोई फूल नहीं आए।
उसकी तरफ से मुकम्मल खामोशी है। एवं ही बात करने का फ़ायदा नहीं। लेकिन अबिया, इससे पहले कि फ़रा कुछ कहती, अबिया ने उसे बीच में ही टोक दिया। फ़रा प्लीज़, तुम भी इस बात को छोड़ दो तो बेहतर है, बल्कि हम सबके लिए यही बेहतर है। फ़रा ने उसकी तरफ ताज्जुब से देखा था। अब वो उसके हतमी फैसले पर उसे कहती भी तो क्या। नाजरीन, आप देख रहे हैं ये तीसरा बड़ा धमाका अब तक का है। पहले रेस्टोरेंट, फिर शोरूम और अब हॉस्टल। दहशतगर्दी रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है और पुलिस सिवाय देखने के कुछ नहीं कर रही। मुल्क की हालत नहायत तशवीशनाक है। इस वक्त जो हलाक होने वाले लोगों की तादाद 35 बताई जा रही है, जबकि ज़ख्मी अफराद की तादाद 51 बताई जा रही है। ये बढ़ती दहशतगर्दी हम सब की जानों के लिए ख़तरे का बायस है और पुलिस और हुकूमत सिर्फ खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं। रिपोर्टर और भी बहुत कुछ बोल रही थी, लेकिन शादिल का दिमाग बिल्कुल मफलूज हो चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। मुल्क के हालात बद से बदतर होते जा रहे थे और हमले भी इस कदर अचानक होते जा रहे थे कि कोई सुराग हाथ नहीं आ रहा था। पहले रेस्टोरेंट का हमला, जहाँ कम लोग ही हलाक हुए थे और ज़ख्मी भी 1-2 ही थे। फिर शोरूम, वहाँ उससे ज़्यादा लोगों की हलाकत। और ये हॉस्टल, यूँ लगता था जैसे सब कुछ एक प्लान के मुताबिक आगे बढ़ रहा है। जमाल का कत्ल, ओह शिट। इस समय तो वो उसे स्किप ही कर गया था, पता नहीं क्यों, लेकिन उसका जहन कह रहा था कि इन सब का ही आपस में कनेक्शन है। लेकिन कैसे, ये समझने से उसका दिमाग फ़िलहाल कासिर था। आई नो आई एम टू क्लोज बट आई एम मिसिंग समथिंग। व्हाट इज़ इट? वो पुरसोच अंदाज में खुद से सवाल जवाब कर रहा था। जो कोई भी है, उसका जमाल से ताल्लुक़ ज़रूर है। जमाल की किन लोगों के साथ डीलिंग थी, अब ये बात जमाल या उसका कोई बाशिंदा ही बता सकता था, लेकिन अब तो वो सब कत्ल हो चुके थे। ओह, इट्स मिस्ड माई माइंड। उसने कुर्सी से टेक लगाकर एक गहरा सांस लेकर खुद को पुरसुकून किया। फिर कुछ सोचकर इंटरकॉम से जवाद को बुलाया। मैं आई कम इन सर? जवाद फ़ौरन बोतल के जिन की तरह हाजिर हुआ। हाँ जवाद, आओ बैठो। वो सीधा हुआ। जवाद उसके हुक्म की तामील करता कुर्सी पे उसके सामने बैठ गया। तुम्हें करना ये है कि जमाल से रिलेटेड जितने भी लोगों ने कारोबार किए हैं उनका पता करके उनकी लिस्ट मुझे दो। जमाल मर गया है पर उसके पार्टनर तो ज़िंदा है ना। हमें अब उसकी लाश से को ज़िंदा बनाकर खेलना है। वो पुरसोच अंदाज में बोला। क्या मतलब सर? मैं समझा नहीं। जवाद के पल्ले खाक कुछ ना पड़ा था। देखो जवाद अब वो आगे को झुककर उसे आहिस्ता आहिस्ता अपना प्लान बता रहा था, क्योंकि उसे अपने सर्कल में जवाद से काबिल भरोसा शख्स कोई नहीं लगा था। डू यू कॉपी दैट? कुर्सी से टेक लगाकर वो बोला। नज़र सामने बैठे जवाद पे थी और चेहरे पे तमानियत। यस सर। जवाद अपने सर की अक्लमंदी पे मुस्कुराया। वो वाकई एसपी के दर्जे पे बैठने का हक रखता था। उससे इजाज़त लेकर अब वो बाहर आया था, क्योंकि उसे बहुत ज़रूरी काम करने थे। फ़रा यार उठना, आज छुट्टी थी और काम वाली मासी से काम करवाकर वो दोनों लंबी तान कर सो गई थी। घर में उन दोनों के अलावा था भी कौन? क्या है यार, सोने दो। फ़रा दोबारा से साइड चेंज करके फिर से सोती बन गई थी। फ़रा प्लीज़ उठो ना, मेरा आइसक्रीम खाने का मूड है, चलो किसी आइस बार में चलते हैं। उसने दोबारा से उसे जगाने की नाकाम कोशिश की थी, क्योंकि ये तो कंफर्म था कि एक बार अगर फ़रहम मैडम सो जाए तो उससे दुनिया की कोई ताकत नहीं जगा सकती थी। यार सोने दो, क्या करना आइसक्रीम खाकर, बल्कि तुम भी सो जाओ। अभिया ने उसे ताज्जुब से देखा, जो अब मुंह पे सरहाना रखकर सो चुकी थी। फिर उठकर कमरे से बाहर आ गई। अब कुछ करने को तो था नहीं। किचन में जाकर शाम का खाना तैयार कर लेती हूँ। कुछ सोचती वो किचन की तरफ बढ़ गई। खाना पकाकर वो बाहर आई ही थी कि उसे पोर्च में गाड़ी रुकने की आवाज़ आई थी। इस वक्त कौन हो सकता है? ये एक पोश इलाका था जहाँ हर वक्त गार्ड्स वगैरह मौजूद होते थे। शादिल के ये ड्यूटी आवर्स थे, वो आ नहीं सकता था। फिर कौन होगा? वो अपनी ही सोचों में गुम दरवाज़ा खोलकर बाहर आई, लेकिन असल शौक तो बाहर आकर उसे लगा था। सामने ही पूरी आइसक्रीम वैन खड़ी थी। वो भागकर उठ अंदर गई थी। रुख फ़रा के कमरे की तरफ था। फ़रा उठो। दरवाज़ा खोलकर वो सीधी फ़रा के पास आई। क्या हुआ है अभिया? उसकी आवाज़ में वहशत देखकर फ़रा भी परेशान हो गई थी। बाहर आओ। उससे बाहर आने का कहकर वो बाहर की तरफ गई। फ़रा भी उसके पीछे ही थी। दाखिली दरवाज़ा खोलकर वो जो ही बाहर आई, सामने ही आइसक्रीम वैन थी। फ़रा भी वैन को देखकर परेशान हुई। ये कहाँ से आई? वो शशोपन से आगे बढ़ी। कहाँ से हो सकती है? लम्हे के 1000वें हिस्से में वो सारी बात समझ गई थी। खोल कर देखा है तुमने? उसके सवाल पूछती वो आगे बढ़ी। फिर उसके नफ़े में सर हिलाने पे आगे बढ़कर वैन के पीछे का दरवाज़ा खोला। सामने एक ख़त पड़ा था। ये देखो, आशिक का रुका भी आया है। ख़त पकड़कर उसके सामने लहराया। अभिया ने उसके हाथ से चक्कर पड़ना शुरू किया। हाथ लर्ज रहे थे, जो उसके हवास बाख्ता होने का सबूत थे। मुश्किल से हाथों की लर्जिश पे काबू पाकर उसने ख़त खोला।
ये मेरी मोहब्बत की तौहीन है कि तुम कुछ मांगो और मैं उसे पूरा न कर सकूं। ये मेरी तरफ से हकीर सा तोहफ़ा कबूल करो। फ़कत तुम्हारा महरम। अबिहा वो सकते के आलम में खड़ी थी जब फ़राह ने उसके कंधे पे हाथ रखा। हाँ, वो एकदम चौंकी। तुम्हें अब शादिल भाई को ये सब बताना चाहिए। ये सब बहुत संगीन होता जा रहा है। फ़राह की बात पे उसने पुरसोच अंदाज में सर हिलाया। वो लड़की कहाँ है जवाद? वो जाने लगा था जब कुछ याद आने पे जवाद से पूछा। कौन सी लड़की सर? वही जिसने जमाल को देखा था। सर इसी रूम में। ठीक है। उसकी बात पे उसने सर हिलाया और उसी कमरे की तरफ बढ़ा। आज ये काम भी उससे ख़त्म करना था। अंदर जाने से पहले उसने डोर नॉक किया था। ये कमरा पुलिस स्टेशन के साथ था, जो ख़ास बाहर से शिफ्ट पुलिस वर्कर्स के लिए बनाया गया था, जो कि यहाँ कोई रहता था नहीं था, इसलिए ये कमरा नूर के लिए मख्सूस कर दिया गया था। नॉक की आवाज़ पे फ़ौरन सीधी होकर बैठी थी। अस्सलाम वालेकुम। अंदर आकर उसने गला खंगार कर सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। उसने नज़र झुकाकर जवाब दिया था। न जाने क्यों इस शख्स को देखकर उसकी नज़रें खुद ब खुद झुक जाती थी। मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। शादिल की बात पे उसने मुश्किल से एक नज़र उसे देखा। वो जैसे बोलने के लिए अल्फाज ढूंढ रहा था, फिर गहरा सांस लेकर बात का आगाज़ किया। जमाल का मर्डर हो चुका है और ये जगह भी एक लड़की के लिए सेफ़ नहीं है। अगर आप वापस जा सकती हैं तो ठीक, नहीं तो मैं आपके कहीं रहने का बंदोबस्त कर देता हूँ, क्योंकि मैं हर वक्त यहाँ नहीं होता और मेरी ज़िम्मेदारी पे यहाँ आई है। मैं नहीं चाहता आपको कोई नुकसान हो। बात करके एक नज़र उसने नूर की तरफ देखा जो नाखून चबा रही थी। आप बताइए अब आप क्या चाहती हैं? जब वो कुछ ना बोली तो फिर से उससे मुखातिब हुआ। तहफ़्फ़ुज़ चाहती हूँ मैं। हिम्मत मजतमा करके उसने कह ही दिया। मतलब? शादिल ने नासमझी से उसे देखा। मतलब ये कि निकाह कर लें आप मुझसे? नूर की बात पे उसने उसे शौक नज़रों से देखा। कॉल की तुमने शादिल भाई को? की है पर उठा नहीं रहे। वो खुद भी मुस्तरिब थी। दोबारा कॉल मिलाओ ना। फ़राह का बस नहीं चल रहा था उड़कर शादिल के पास पहुंचकर उसे सारी बात बता दे। 4 दफ़ा किया लेकिन पता नहीं कहाँ है, उठा ही नहीं रहा। आंसू बस आंखों से टपकने को बेचैन थे। उसकी तरफ देखकर फ़राह ने एक गहरा सांस लिया। वो इस तरह अबिया को ज़्यादा परेशान कर रही थी। प्यार से उसके पास आकर बैठी। अच्छा चलो छोड़ो, अभी तो रात भी बहुत हो गई, हो सकता है कहीं बिज़ी हो। तुम परेशान नहीं हो, आओ खाना खाते हैं। वैसे भी मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। उसका ध्यान बटाकर वो उसे डाइनिंग टेबल तक ले ही आई थी, लेकिन अबिया का ध्यान मुसलसल भटका हुआ था। नूर की अजीबोगरीब बात सुनकर अभी वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकला था। उसे तो इस वक्त उसने कोई जवाब नहीं दिया था, बल्कि चुपचाप कमरे से निकल आया था। लेकिन अब वो मुसलसल सोच रहा था कि आखिर नूर ने उसी से ये बात क्यों की है। सोच कर दिमाग मफलूज हो रहा था। गाड़ी सिग्नल पे रुकी थी और सोच के मुसलसल दर उस पे बात है। साहब फूल ले लो। उसकी सोचों का इर्तकाज़ एक छोटे बच्चे की आवाज़ ने तोड़ा था जो हाथों में फूल लिए शादिल के जानी मतवज्जे था। फूलों को देखकर उसे अबिहा याद आई थी। ऐसा करो एक जोड़ी दे दो। उसे देने का ऑर्डर देकर जो ही उसने जेब में हाथ डाला। ये क्या? वॉलेट नदारुत। ओ शिट, वो तो उसे शायद पुलिस स्टेशन ही छोड़ आया था। गाड़ी रिवर्स करके वो स्टेशन के जाने बढ़ा था। नूर की बात से वो इतना डिप्रेस था कि कुछ होश ही ना रहा, सीधा बाहर ही आ गया। रश ड्राइव करके वो पुलिस स्टेशन पहुंचा था। थैंक गॉड। अपने कैबिन में दाखिल होकर सामने टेबल पे ही उसे वॉलेट नज़र आ गया था। अभी वो वॉलेट पकड़ कर मुड़ा ही था कि एक ज़ोरदार नुस्वानी चीख की आवाज़ आई। ये तो नूर के कमरे से आ रही है। लम्हे के 1000वें हिस्से में उसे किसी अनहोनी का एहसास हुआ था। भागकर वो उस साइड पे पहुंचा था और धड़ से दरवाज़ा खोला। अंदर जो कुछ उसने देखा था वो बिलाशुबा हिला देने वाला था। वो सुकून से लेटी शादिल के बारे में सोच रही थी। इतनी बड़ी बात उसने कैसे बोल दी थी, वो खुद भी हैरान थी। लेकिन वो करती भी तो क्या? कौन सा सहारा था उसके पास? शादिल की नज़र में उसे एक उम्मीद नज़र आई थी। ओह, वो खुद गर्ज बन गई थी। उसे उसका साथ नहीं चाहिए था, उसे बस उसके नाम का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए था और वो उसके लिए ज़रूरी भी था। इसलिए तो सारी शर्मो हया बलाए ताक रखकर उसने वो सब कह दिया था जो आम हालात में कभी ना कह पाती। अपनी ही सोचों में गुम वो कब नींद की वादी में चली गई उसे पता ही ना चला। नींद में भी वो मुसलसल शादिल के ख्यालों में गुम थी। अभी उसे सोए ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि अपने ऊपर उसे किसी गर्म सांसों का एहसास हुआ था। वो इस एहसास को नज़रअंदाज करती, मगर अब वो बढ़ता बढ़ता उसकी जैसे गर्दन में घुस रहा था। किसी अनहोनी के एहसास से उसने झट से अपनी आंखें खोली थी और अपने सामने किसी को पाकर एकदम उसे धक्का दिया था। धक्का लगने पे सामने वाला शख्स एकदम नीचे गिरा था। इतने अचानक हमले की तवक्को उसे हरगिज़ नहीं थी। उसे धक्का देकर वो एकदम पीछे हटी थी और पास से अपना दुपट्टा उठाकर खुद पर ओढ़ा था। उसके चेहरा सीधा करने पे वो उसे पहचान गई थी। बिलाशुबा वो कांस्टेबल अनवर था।
ये इन्हीं लोगों में से एक था जो उसे यहाँ लेकर आए थे। साली, तुझे तो मैं अब बताता हूँ। उसकी इस जुर्रत पे वो झपटा मारकर उसकी तरफ आया था। वो फ़ौरन से पीछे होकर दरवाजे की जानी बढ़ी थी। इससे पहले कि वो दरवाजे तक पहुंचती, अनवर ने जल्दी से उसका दुपट्टा पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा था। वो तब से मौके की तलाश में था और आज उसे मौका मिल ही गया था। उधर रुक ना, तो जाती कहाँ है? उसे अपनी तरफ खींचकर दुपट्टा उतारता वो धीमी आवाज़ में कराया। देखो प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। हाथों को उसके सामने जोड़कर वो उससे अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी। लेकिन जब हवस की पट्टी आंखों पर चढ़ जाए तो कहाँ कोई मर्द भीख देता है। अरे मेरी जान, इतना मत रो, सिर्फ एक रात की तो बात है। तुम मेरी रंगीन बना दो, सच तेरे भी ऐश करवा दूंगा। वो जो उससे रहम की तलबगार थी, उसकी बात पे उसका अचानक दिमाग घूमा था। पता नहीं कैसे, लेकिन उसका हाथ उठ गया था उसके गाल पे। शायद जब बात इज्जत की आ जाए तब हर औरत ही उतनी दिलेर हो जाती है। सारी कमीनी, एक और गलीज गाली से नवाजता उसने उसके कंधे से शर्ट फाड़ दी। नूर को यहाँ यूँ लगा जैसे वो भरी मजलिस में नंगी हो गई है। खुद को छुपाने की सही करती वो खुद को उससे दूर कर रही थी, पर सामने वाले पे भी जैसे जुनून सवार था। छोड़ो मुझे जलील, उसके धक्का लगने पे वो चीखी थी। लेकिन ये उसकी खाम ख्याली थी। भला एक दियो एकल इंसान कब उसके नरम धक्के से दूर जाने वाला था। वो मुसलसल उसे रोक रही थी और वो हवस परस्त इंसान उसकी गर्दन पर झुका अपना नशा पूरा कर रहा था। इस वक्त नूर के दिल ने शिद्दत से शादिल को याद किया था। एक वो मर्द था जिसने कभी उठाकर उसे नज़र उठाकर बात तक ना की थी। लहजे में हमेशा अकीदत रही थी। और एक ये था जिसके सामने वो अपनी इज्जत की भीख मांगे गिड़गिड़ा रही थी और वो जालिम बने बैठा था। एकदम धड़ाम की आवाज़ से दरवाज़ा खुला था। क्या हो रहा है यहाँ? शादिल की आवाज़ सुनकर अनवर को अपने आवाज़ जाते महसूस हुए थे, जबकि नूर को लगा उसे किसी ने ज़िंदगी की नवीद सुना दी। अपने आप को अनवर के चुंगल से आज़ाद करके वो शादिल की ओट में छुप गई थी। उसके कंधे से लगी वो मुसलसल रो रही थी और शादिल, उसका तो बस नहीं चल रहा था वो सामने खड़े कांस्टेबल का हुलिया बिगाड़ दे। एकदम से वो आगे बढ़ा था और अनवर को गिरबान से पकड़ कर उठाया था। जलील इंसान, तुम्हें मैंने इसकी रखवाली के लिए रखा था और तुम ये सब करते फिर रहे हो। शादिल ने एक ज़ोरदार थप्पड़ से वो नीचे जा गिरा था। अनवर को तो अब अपनी जान के लाले पड़ गए थे। सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे सर, प्लीज़ मुझसे गलती हो गई, मैं बहक गया था। वो अटक अटक कर बोलता अपनी सफाई दे रहा था। हरामजादे, अपनी हवस हो तुम गलती कहते हो। पाँव का ठुड्डा उसके पेट पर मारता वो चीखा। अनवर करा ही तो उठा था। उठ, उसे गिरबान से पकड़कर उसने फिर खड़ा किया था। तुझे तो आज मैं बताता हूँ गलती होती क्या है। उसे गिरबान से पकड़ता वो बेरहमी से उसे घसीट रहा था और अनवर उसके पाँव पकड़कर मुसलसल उससे रहम की भीख मांग रहा था, जबकि नूर साइड पे खड़ी हैरत से शादिल को देख रही थी। ये रूप उसने देखा ही कब था उसका? आंसू तो आंखों से बहना ही भूल गए थे। वो मुसलसल उस जगह को हैरत से देख रही थी जहाँ से वो अभी गुजरा था। वक्त ने कैसा पलटा खाया था। अभी वो उससे भीख मांग रही थी इज्जत की और अब वो भीख मांग रहा था जान की। सर एक अहम खबर है। वो भी मीटिंग से वापस आया था। आज उसकी मैकिलम से मीटिंग थी जो ड्रग्स के बारे में थी। बोलो। वो चलता हुआ गाड़ी तक आ रहा था। चेहरे पे हस्ब मामूल नकाब और सर पे हुड थी। फाइज उसके पीछे पीछे ही था। सर वो एसपी जमाल केस के बारे में काफ़ी सीरियस है, बल्कि वो उसकी लाश को ज़िंदा बनाकर कोई गेम खेलने वाला है। फाइज साथ साथ चलता उसे डिटेल बता रहा था। उसकी बात पे गुस्सा, तो उसकी मुश्किल आसान कर दो यार, क्यों खवार करवा रहे हो बेचारे को? फैला दो खबर सब में कि ताशा वापस आ गया है। अपनी बात करके वो ग्लासेस पहनकर वो गाड़ी में आ बैठा। उसके बैठते ड्राइवर ने गाड़ी चला दी थी, जबकि फाइज अपने बॉस पे के नए हुक्म पे हैरान था। इतना तो वो जानता था कि वो साल पहले यहाँ से चला गया था। पता नहीं क्या वजह थी इस बात से, तो वो भी अनजान था, लेकिन वो ऐसा ही करता था। पहले खूब तबाही और फिर एकदम पुरसुकून हो जाता था, जैसे सबको टाइम दे रहा हो कि कैच मी इफ़ यू कैन। यह शायद अगले बंदे को मौका देता था और फिर दोबारा वापस आता था पहले से ज़्यादा तबाही के साथ। बिलाशुबा वो सही मायनों में ख़तरों का खिलाड़ी था, इसलिए तो अब एसपी को खुद अपने होने का इन्फॉर्म कर रहा था। वो अगर सलाहियत रखता है तो ढूंढ ले। निकाह की तैयारी हो चुकी थी। उस रात अनवर की अच्छी खासी दुर्गत बनाने के बाद वो उसे एक फ्लैट में छोड़ आया था, उसे फ्रेश होने का कहकर। जब वो दोबारा वापस आया तो उसके साथ निकाह ख्वां और चंद दोस्त थे। नूर तो हैरान ही हो गई थी, क्योंकि इस तरह की किसी भी बात का जिक्र उसने उससे नहीं किया था, लेकिन फिर खुश भी थी कि वो अब एक मुकम्मल महफूज हाथों में थी। अब दुपट्टा ले लें आप, मौलवी साहब आने लगे हैं। वो अपनी सोचों में गुम थी जब शादिल की आवाज़ पे चौंकी। जी ठीक है। शादिल की बात पे उसने गले में लिया दुपट्टा सर पे ओढ़ लिया था। उसके दुपट्टा ओढ़ने पे शादिल ने एक नज़र उसे देखा, फिर बाहर आ गया। और जब दोबारा आया तो उसके साथ मौलवी साहब और एक दो और लोग भी थे, जो यकीनन गवाह की हैसियत से आए थे।
नूर की नज़रें मुसलसल झुकी हुई थी। वो उसके साथ सोफे पर जो ही आकर बैठा। नूर के दिल ने एक बीट मिस की थी। अभी वो अपने दिल की हालत पे अजीब महसूस कर रही थी। सब कुछ तो उसकी ख्वाहिश के मुताबिक था, फिर पता नहीं क्यों उसे एक खटका सा था, जैसे कुछ होने वाला हो। अपनी इन्हीं सोचों में मुसलसल गलता थी। निकाह का मरहला कब हुआ उसे कुछ नहीं पता था। पता था तो सिर्फ इतना, जैसे ये सब आर्जी है, आँख खुलेगी तो ख़त्म हो जाएगा। वो यूं ही अपनी जगह पर बैठी रही। शादिल ने ही बाकी सबको सर्व किया, क्योंकि इस वक्त कोई खातून तो थी नहीं जो ये सब काम करती, और नूर दुल्हन थी, उसी के शाह को ही काम सारा करना पड़ा। निकाह के बाद वो कुछ देर दोस्तों के साथ बैठा और फिर आहिस्ता आहिस्ता सबने रुखसत ली। सबको रुखसत करके वो सीधा नूर के कमरे की तरफ आया था। उस समय कई बार अबिहा का फ़ोन आया था, जिससे उसने मुकम्मल तौर पे नज़रअंदाज कर दिया। वो खुद बहुत बेचैन था। वो सोच चुका था उसे क्या करना। उसे जाकर अभी नूर को उस सब की वजह बतानी थी। दरवाजे के बाहर आकर वो एक लम्हे को रुका, गहरा सांस लिया, फिर दरवाज़ा नॉक किया। वो जो ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी थी, खटके की आवाज़ पे पीछे मुड़कर देखा। वो जानती थी कि कौन होगा, लेकिन फिर भी वो उसे देखना चाहती थी। शादिल ने एक नज़र उसको देखा, फिर बेड पे आकर बैठ गया। तुम सोच रही होगी कि एकदम निकाह की वजह क्या है। वो एकदम आपसे तुम पे आया, शायद अपने और उसके दरमियान की अजनबियत की दीवार को गिराया। उसकी बात पे नूर ने उसे सवालिया नज़रों से देखा। वो वाकई जानना चाहती थी। एक गहरा सांस लेकर उसने मुंह पे हाथ फेरा। इस वक्त वो अजीब दोराहे पे खड़ा था। मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ, उसने पहला धमाका किया, जो शायद सिर्फ नूर की समाहतों पे गिरा था। और वो कोई और नहीं, मेरी मंगेतर है। तुम यकीनन अब सोच रही होगी कि फिर मुझसे क्यों निकाह किया, तो इसकी वजह भी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। कल जब मैंने तुम्हें अनवर के साथ देखा तो मुझे बहुत रिग्रेट फील हुआ। तुम मेरी निगरानी में थे अभी, और मैं तुम्हें ठीक से बचा ना पाया। अगर अलहदा रखता तो क्या होता। हमें तुम्हारी ज़रूरत थी तो हम तुम्हें लेकर आए। तुमने कहा था तुम्हारे लिए वापसी के सारे रास्ते अब मसदूद हैं, और तुम्हारे पास अब तुम्हारे घर वाले भी नहीं रहे। तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ चाहिए था, जो एक मर्द ही दे सकता था। मैं चाहता तो तुम्हारी किसी और से भी शादी करवा सकता था, लेकिन मेरी नज़र में ऐसा कोई नहीं आ रहा था जो तुम्हारी सही मायनों में कदर कर सके। तुम यहाँ रहो, मेरे नाम के साथ तुम्हारा नाम जुड़ा है, इसकी वजह से कोई तुम्हें देखने की जुर्रत नहीं करेगा। तुम आगे जो करना चाहो कर सकती हो, पढ़ना चाहती हो पढ़ो, जहाँ जॉब करना चाहती हो जॉब कर लो। तुम्हें मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। जैसे ही मुझे कोई तुम्हारे म्यार का मिलेगा मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा, लेकिन तब तक तुम यहाँ रह सकती हो मेरे नाम के साथ, मेरी पहचान के साथ। वो बोलते वो मुसलसल नज़रें चुरा रहा था। वो जानता था कि उसने गलत किया, एक लड़की के जज्बात से खेलकर, लेकिन उसे फ़िलहाल यही बेहतर लगा था। अपनी बात मुकम्मल करके उसने नूर की तरफ देखा। वो शौक की सी कैफियत में बैठी थी। वो शख्स तो धमाके कर रहा था उस पर, और कैसे पुरसकून बैठा था। उसे जो लग रहा था कि कुछ होने वाला है, जैसे ये खुशी आर्जी है, तो उसे बिल्कुल ठीक लग रहा था। उसकी दिल की ज़मीन एकदम ही बंजर हो गई थी, और ऐसी बंजर हुई थी कि आंख से एक आंसू भी नहीं निकल रहा था। शादिल उसके चेहरे के उतार चढ़ाव गौर से देख रहा था। उसका चेहरा बता रहा था कि वो किस सहनी अजियत से गुजर रही है। उसे लगा था कि उसे वक्त चाहिए। वो खुद एक अजीब कश्मकश में घिरा महसूस कर रहा था। एक जानिब अबिहा, दूसरी जानिब नूर। दिमाग मिस्टअप हुआ था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। नूर पे एक नज़र डालकर वो उठा। वो अभी तक खामोश थी, फिर उठकर फ्लैट से ही बाहर आ गया। मोबाइल पे फिर कॉल आ रही थी। उसने नंबर देखा, सामने तमतराक से अबिहा का नाम जगमगा रहा था। उसे लग रहा था उसने अबिहा से बेवफाई की, उसे धोखा दिया। कुछ सोचकर उसने कॉल काट दी। वो अभी अबिहा से तो क्या, किसी से भी कोई बात नहीं करना चाहता था। आंखों को ज़ोर से मीच कर उसने जैसे जब्त किया था, कहीं से एक भूला भटका आंसू निकलकर शेव में जज्ब हो गया था। उठाया फ़ोन। वो खिड़की से खड़ी मुसलसल शादिल के बारे में सोच रही थी। ऐसा पहली बार हुआ था कि शादिल ने उसका फ़ोन ना उठाया हो। वो कल से मुसलसल कॉल कर रही थी। पहले तो वो उठा नहीं रहा था, और अब क्या था तो उसने कॉल काट दी थी। नहीं उठा रहा। फ़रा की आवाज़ पे भी वो ना चौंकी थी। यूं ही खिड़की से सर टिकाए खड़ी रही। तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। हो सकता बिज़ी हूँ, अभी कॉल बैक कर लेंगे तुम्हें। फ़रा ने उसे तसल्ली दी। जानती थी कि फ़जूल है, लेकिन फिर भी ज़रूरी था। बस कर दो फ़रा, मत दो ये तसल्लियाँ। पता नहीं क्यों यूँ लग रहा है जैसे कुछ गलत हो रहा है। उसकी छठी इस मुसलसल उससे कुछ गलत होने का एहसास दिला रही थी। तुम खामखा ज़्यादा सोच रही हो। आओ चलकर कोई मूवी देखते हैं, तुम्हारा ध्यान भी बढ़ जाएगा। फ़रा मेरा मूड नहीं है। उसके खींचने पे भी वो अपनी जगह से टस से मस ना हुई। बस मैं कुछ नहीं सुन रही, चलो शाबाश। पर वो फ़रा ही क्या जो मान जाए। किसी तरह खींच खांच कर उसे वो बाहर लाउंज में ले ही आई थी। सर ये रही लिस्ट इन सब की जिनके साथ जमाल की डीलिंग थी। वो सारी रात नहीं सोया था। अभी भी
बेमकसद 2 घंटे ड्राइव करके सीधा पुलिस स्टेशन आ गया था। घर में रहना भी तो फजूल था। अभी वो आकर बैठा ही था कि जवाब लिस्ट लेकर उसके सामने आया था। लाओ दिखाओ तो, देखे तो कौन कौन है। फाइल हाथ में पकड़े वो लिस्ट चेक कर रहा था। सर, एक न्यूज़ आपको देनी थी। जवाब ज़रा मोहतात हुआ। हाँ बोलो सर। ताशा वापस आ गया और लिस्ट में नाम भी उसका है। जवान ने अहम इत्तला उसे दी। उसकी बात पे शादिल चौंका। क्या? 1.5 साल बाद वो फिर वापस आ गया है? शादिल को हैरत से ज़्यादा परेशानी हुई थी क्योंकि ताशा तबाही का दूसरा नाम था। वो हमेशा यूं ही गायब हो जाता था और फिर जब आता था तो ज़्यादा तोड़ फोड़ करता था। उसके सिर्फ नाम से ही वाकिफ़ थे सब। शक्ल तो उसके बाशिंदों ने भी नहीं देखी थी उसकी। जी सर। और मुझे लगता है जमाल का कत्ल उसने किया है क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसे बिच्छू का जहर दिया गया और ऐसी मौत ताशा के अलावा कोई नहीं देता। जवाद की बात ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था। वो नया नया आया था जब जुर्म केसेस में ताशा की धाक होती थी। तब वो ना तो इस ओहदे पे था और ना ही इतना इन मामलात को समझता था। लेकिन उसने सीनियर से यही सुना था कि ताशा को पकड़ना नामुमकिन है और फिर उसके आने पे वो गायब हो गया था और अब वो आया था। ठीक है जवाद, शुरू करते हैं फिर काम। आफ्टर ऑल नाउ इट्स कोलैबोरेटरी टाइम। अपनी बात पे वो खुद ही हंसा। वो हमेशा सोचता था कि वो अगर आए तो वो ताशा को ज़रूर पकड़ेगा और अब खुदा ने उसे मौका दे ही दिया था। कहाँ थे तुम? आज पूरे 2 दिन बाद वो उसके सामने था। खुद में बामुश्किल हिम्मत मुजतमा करके मुझसे मिलने आया था और आते ही अभी उसके सर हो गई थी। कुछ बिजी था, कुछ खाने को नहीं पूछोगी। अपने लहजे को मुमकिन हद तक लापरवाह बनाता वो उसे देख रहा था। खाना? उसकी बात पे अभिया ने अचंभे से उसे देखा। मैं किस हाल में हूँ, कैसी हूँ, तुम्हें क्यों फ़ोन कर रही थी? परेशान हूँ या नहीं हूँ, तुम्हें इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता? वो तासुब से गोया हुई। न चाहते हुए भी एक आंसू गाल पे लड़क गया। क्या था वो शख्स उसके लिए? बचपन से उसके ख्वाब सजाए थे उसने। कहाँ उसकी तकलीफ़ पे वो रो पड़ता था और आज जब वो हद से ज़्यादा परेशान थी तो कैसे लापरवाह बना बैठा था। अभिया का दिल कर रहा था चीख चीख कर रोए, सारी दुनिया को बताए कि लोग ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी बदलते हैं। क्यों, क्या हुआ है तुम्हें? यहाँ आकर भी परेशानी है तुम्हें? तो तुम अपनी मर्ज़ी से आई थी ना? उसकी तरफ गौर से देखता वो अजीब से लहजे में बोल रहा था, हर किस्म के जज्बात से आरी लहजा, जैसे सामने उसकी मंगेतर नहीं कोई अजनबी हो। ठीक कहा तुमने, मैं अपनी मर्ज़ी से आई थी और पता है बहुत खुश हूँ क्योंकि पहले लगता था कि शायद मेरी माँ जैसी खाला सिर्फ इस दुनिया से गई हैं, तुम हो मेरे साथ। लेकिन नहीं, अब पता चला कि तुम भी उनके साथ ही मर गए थे। अब समझ गई हो ना, तो अब खुश रहूँगी। जा सकते हो अब यहाँ से। वो रोना नहीं चाहती थी उस शख्स के सामने, तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन आंसू थे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आखिर दिल टूटा था और टूटने के दर्द पे आंसू तो निकल ही आते हैं। उसकी बात के इख्तिताम पे वो उठा था। उसके आंसू से तकलीफ़ दे रहे थे लेकिन अब वो बटा हुआ इंसान बन चुका था और बेहतर यही था कि दोनों अपने रास्ते अलग कर लेते। वो उससे मोहब्बत करता था इसलिए वो सोचने पर मजबूर था जो उसके लिए बेहतर था। अपना ख्याल रखना। उसके चेहरे को एक नज़र देखकर वो बाहर दरवाजे की जानिब चला गया, ये देखे बिना कि वो अपने पीछे कितनी तोड़ फोड़ कर आया है। रश ड्राइविंग करते हुए उसका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। अभिया के जुमले, नूर की आहो बका, अपनी ख्वाहिशात सब मिक्स हो रहा था। एकदम उसने ब्रेक लगाई थी और गाड़ी के टायर चरचराए थे। एक गहरा सांस लेकर उसने अपना सर स्टीयरिंग पे रख दिया। कल का पूरा मंजर उसकी नज़रों के सामने घूम रहा था। वो अभी ताशा के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी हुई थी वो चेक करके आ रहा था। घर जाने के बजाय वो सीधा नूर की तरफ गया था क्योंकि कल तो वो एक शौक में थी। आज उसका फ़ैसला सुनने के लिए वो वहाँ गया था ताकि अगर वो जॉब करना चाहती है तो उसका कुछ इंतज़ाम कर सके। अपनी सोचों में गुम वो जो ही कमरे में दाखिल हुआ तो हक्का बक्का रह गया। नूर अभी नहाकर बाहर निकली थी, पुष्ट पे गीले बाल जिससे पानी टपकता कमीज को भिगो रहा था। कुछ शरारती लिटें चेहरे पे बिखरी थी और उनसे निकलता पानी होंठों को जैसे ताजगी बख्श रहा था। वो अपने ध्यान में बाल कंघी कर रही थी जब उसे खुद पे किसी की नज़रों का इर्तिकाज़ महसूस हुआ था। जो ही नज़र उठाकर देखा, सामने नज़र शादिल पे पड़ी और बेख्तियार में उसने बेड पे पड़ा दुपट्टा फ़ौरन गले में लिया था। लेकिन अब क्या फ़ायदा था, उसका काम तो हो चुका था। शादिल को तो वो बेखुद कर चुकी थी और इसी बेखुदी में वो आगे बढ़ा था। नूर ने उसे कहा भी था कि वो उसके साथ अगर नहीं रहना चाहता तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन शादिल अपने हवासों में होता तो सुनता ना। वो तो अपना हक वसूल करके ही उठा था। वहाँ से निकलने के बाद वो सोच चुका था कि वो अबिया को खुद से बदगुमान कर देगा, उसे खुद से दूर कर देगा क्योंकि वो नूर को अपना चुका था। उसे ना सिर्फ अपना नाम बल्कि अपनी पहचान भी दे चुका था। लेकिन अब अबिया की बातें उसके सर पे हथौड़ों की तरह बरस रही थी। वो जानता था वो बहुत तकलीफ़ में है लेकिन वो करता भी तो क्या। ये तकलीफ़ तो उसने खुद उसे अपने हाथों से दी थी।
उसकी सोचों का इर्तिकाज़ मोबाइल फ़ोन पे होती रिंग टोन ने तोड़ा था। स्क्रीन पे जवाद का नंबर पूरे तमतराक से जगमगा रहा था। हाँ बोलो जवाद। खुद को नॉर्मल करके उसने कॉल रिसीव की। सर, एक नई ड्रग डील के बारे में इत्तला मिली, हम चाहें तो उसे रोक सकते हैं। जवाद मुस्तैदी से उसे सारी खबर पहुंचा रहा था। ठीक है, मैं बस आ रहा हूँ, आकर बात करते हैं इस बारे में। कॉल को डिस्कनेक्ट करके उसने गाड़ी स्टार्ट की। पता नहीं अब किसकी किस्मत में क्या होने वाला था। सलाम सर। वो वॉक करके अभी बेल डॉग्स की तरफ आया था कि फरीद ने उसे सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। बोलो फरीद अपने पालतू कुत्तों के सर पे हाथ फेरता। वो उन्हें प्यार कर रहा था और वो भी अपने मालिक से प्यार का इजहार करते उसके साथ चिपक रहे थे। सर, मैंने अगली ड्रग डील की इत्तला एसपी को दे दिया। आप बताएं अब आगे क्या करना है? वो ताबेदारी से बोला, निगाहें झुकी हुई थी। अब हमने कुछ नहीं करना, जो करेगा वो एसपी करेगा। देखिए तो सही वो कितना कंपैटिबल है। अपनी बात पे वो खुद ही मुस्कुराया। आखिर इतनी देर बाद तो उसे खेलने का मज़ा आ रहा था। सर, इत्तला के मुताबिक अगली मीटिंग उनकी पीसी के बेसमेंट में है। वहाँ सिर्फ ज़बानी बात होगी और पेमेंट एक्सचेंज होगी। असल माल अगले दिन दिया जाएगा। जवाद मुस्तैदी से उसे सारी खबर दे रहा था और थोड़ा पुरजोश भी था। तुम्हें ये खबर किसने दी है जवाद? उसकी सारी बात पे वो बस इतना ही बोला। सर, मैंने बंदे पीछे लगाए थे, उन्होंने ही मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दी है। ये एक ट्रैप है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है इसमें। मैं समझा नहीं सर। तुम्हें क्या लगता है जवाद, वो इतना पक्का खिलाड़ी ऐसे ही अपनी डीलिंग लीक कर देगा? उसकी आज तक आने जाने की किसी को खबर नहीं हुई, कोई उसका नाम तक नहीं जानता और इतनी डिटेल्ड डीलिंग जान लेगा। वो उसकी सोच पुरसोच अंदाज में हर एक चीज़ का तज्जिया कर रहा था। उसकी बात पे जवाद को भी हैरत हुई थी। वाकई ये तो उसने सोचा ही कब था। तुम्हें पता है, पहले पुलिस वाले भी ऐसे ही उसके हाथों बेवकूफ़ बनते रहे। डीलिंग हो रही है, ज़रूर हो रही है, बट ही प्लेज लाइक अ मैजिशियन। ज़ाहिर कुछ है और अंदर कुछ और। काम उसके बिल्कुल उल्ट होने वाला है और ये कहाँ होने वाला है इसके बारे में हम पता लगवा लेंगे इंशाल्लाह। जवाद शाह दिल के चेहरे के तासुरात देख रहा था। वाकई इन बातों पे तो उसका ध्यान ही नहीं गया था। उसे अब यकीन हो चला था कि वो ताशा को पकड़ सकते हैं। सारे इंतज़ामात पूरे हैं। आंखों पे ग्लासेस लगाता वो कार की तरफ बढ़ा। जी सर। गाड़ी का दरवाज़ा बंद करके वो ड्राइविंग सीट की तरफ आया। होटल पहुंचकर वो सीधा पोशीदा राहदारी के ज़रिए बेसमेंट तक गया था। वहाँ पे पहले से फॉरेन डेलीगेशन बैठा उसी का इंतज़ार कर रहा था। शादिल का नज़रिया बिल्कुल ठीक था। ये होटल की बेसमेंट तो थी पर पीसी नहीं था। सो जॉर्ज, डू यू रीड द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ दिस डील? चेयर संभालता वो सीधा टॉपिक की तरफ आया। सलाम दुआ उसके लिए ज़रूरी थी भी नहीं। या आई डू बट आई वांट टू चेक द क्वालिटी फर्स्ट। डोंट यू ट्रस्ट मी? उसकी बात पर वो हंसा। दैट्स फॉर माई सेटिस्फैक्शन। ओके फाइन। फरीद को आंख से इशारा करता वो सीधा हुआ। थोड़ी ही देर में फरीद 54 पैकेट्स ड्रग्स उठा लाया था। ये काफ़ी महंगी और अच्छी नस्ल थी ड्रग्स की, जो बहुत मुश्किल से मिलती थी, इसलिए जॉर्ज उसे पहले देखना चाहता था। साइड से हल्का सा पैकेट खोलकर जॉर्ज ने पाउडर को हाथ में लेकर मसला, फिर उसकी खुशबू चेक की। कंफर्म करके उसने पैकेट साइड पे रखा और हाथ झाड़े। इट्स फाइन, आई एम रेडी टू साइन द फाइल। अपनी तसल्ली करके कि ये वही ड्रग्स है जो वो चाहता था, उसने डील करने का ऐलान किया। फिर फ़ौरन से पहले उसके सामने पेपर्स रख दिए। एक रूल्स के थे और दूसरे डील के। जॉर्ज चूँकि पहले पेपर पढ़ चुका था इसलिए फ़ौरन ही साइन कर दिए। लेकिन ये क्या, उसके साइन करते ही रेड अलार्म बजने लगा था। हॉल में बैठे सभी लोग परेशान हो गए। क्या हुआ है? गरजती आवाज़ में उसने फरीद से पूछा। सर, पुलिस आ गई है। मेहमानों का ख्याल करते हुए वो ज़रा सा झुककर कान के पास बोला। व्हाट? उसकी बात सुनकर वो एकदम परेशान ज़रूर हुआ था, लेकिन फिर एकदम कुछ सोचकर मुस्कुराया। तुम ऐसा करो, पार्टी को पीछे के दरवाजे से लेकर निकलो यहाँ से, मैं कुछ शो टाइम करके आता हूँ। लेकिन सर, आप अकेले यहाँ? डू इट राइट नाउ, वो धाड़ा। उसके गुस्से से डरकर फरीद ने फ़ौरन उसकी हुक्म की पैरवी की और पार्टी और दीगर लोगों को लेकर बाहर निकल गया। अब पीछे सिर्फ ताशा रह गया था। पहले उसने अपने रिवॉल्वर की गोलियाँ चेक की, फिर आराम से एक बॉम्ब निकाला। बेसमेंट रूम से निकलकर अब वो थोड़ी ऊंची जगह पे बैठा था। इंतज़ार उसे सिर्फ एसवी का था। कदमों की आवाज़ अब करीब से करीब तर आ रही थी। इतना तो उसे अंदाज़ा हो चुका था कदमों की आवाज़ों से कि ये बामुश्किल 54 अफराद हैं, 4-5 अफराद हैं। जो ये से लोग नज़र आने लगे। उसने आंसू गैस का बॉम्ब उनकी तरफ फेंका था। कुछ लोग ही खांसते खांसते ढेर हो गए थे। मुंह
प्लान हेलर चढ़ाकर वो अंदाजे से करीब आया था। हर तरफ धुआं ही धुआं था। रेड लाइट ऑन करता वो एसपी को ढूंढ रहा था जब उसे मुंह पे एक जोरदार घुंसा पड़ा था। मैं इधर हूँ। शादिल को अंदाजा था कि अंदर क्या होने वाला है, इसलिए उसने पहले ही मुंह पे इनहेलर चढ़ा लिया था। मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, मुंह पे हाथ रखता वो हंसते हुए गोया हुआ। इससे पहले कि शादिल उसे एक और घुंसा मारता उसने अपना हाथ पकड़ लिया। हर बार नहीं, जाने मन। एक हाथ से उसका हाथ पकड़कर दूसरा हाथ अब शादिल के मुंह पे पड़ा था। शादिल को अपने मुंह में खून का जायका घुलता महसूस हुआ था। इससे पहले कि वो संभलता, ताशा उसे बालों से पकड़कर फौरन थोड़ा दूर ले आया, फिर उसे टेबल पे पटका। दोनों का अब हिलर अब ख़त्म हो रहा था, इनहेलर, इसलिए अब दूर आना ज़रूरी था। तो तुम हो एसपी शादिल? रोशनी में अब वो उसका चेहरा साफ देख सकता था। एसपी शादिल नहीं बोल, अपनी मौत का परवाना शादिल बोल, मुंह को साफ करता हुआ बोला। हाँ, इसलिए तुम मुझे मारने के लिए 4-5 बंदे ले आया है। वैसे शहर के मुआवज़ों को ये बातें सूट नहीं करती, और मैं तो हूँ भी मासूम सा शहरी। अपनी आंखों को बच्चों की तरह पटपटाता वो बोला। ग्लासेस वो पहले ही उतार चुका था। तुझे मैं बताता हूँ हमें क्या सूट करता। उसने सीधा होकर उसके पेट पे ज़ोरदार लात मारी, फिर उसे सीधा करके जो ही उसका हाथ उसके नकाब की तरफ बढ़ा, ताशा ने उंगलियाँ उसकी आंखों में घुसा दी। तकलीफ के मारे वो फ़ौरन पीछे होकर उसने अपने हाथ अपनी आंखों पर रख लिए। एक गाड़ी निकालकर उसने उसके बाल पकड़े और फिर ज़ोर से उसका सर टेबल पर पटक दिया। मैंने सोचा था कि तेरे साथ मुलाकात थोड़ी लंबी कर लूँ, लेकिन तू अपनी औकात पे आ गया। तेरे साथ खेलकर मज़ा आया, लेवल 1 भी और लेवल 2 भी। अब तू लेवल 3 का इंतज़ार करना। उसका सर टेबल पर ज़ोर से पटकता उसे छोड़ा, फिर मुड़ा। और हाँ, आइंदा मेरे चेहरे से नकाब उतारने के बारे में सोचना भी मत। पेट पे ठुड्डा मारते वो जैकेट कंधे पे डाले दरवाजे की तरफ चला गया। पीछे शादिल की आंखें इस कदर दुख रही थी कि वो चाहते हुए भी उसका ह्योला भी ना देख सका। अब यहाँ वो कमरे में अंधेरा किए बैठी थी जब फ़रा उसके कमरे में आई। उसके बुलाने पे भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। फ़रा ने खुद ही अंदाजे से स्विच बोर्ड को टटोल कर लाइट ऑन की। एकदम ही पूरा कमरा रोशनी में नहा गया। सामने ही वो टेबल बेड पे मुंह तक कंबल ओढ़े लेटी थी। अभी जानू उठो ना, जानती हो तुम नहीं सोई। उसके ऊपर से कंबल खींचकर वो उसे जगा रही थी। अभी जो अपनी आंखें ज़बरदस्ती मूंदे लेटी थी, उसकी आवाज़ पे भी टस से मस ना हुई। सिर्फ फ़रा के कंबल हटाने पे उससे एक नज़र देखा। वीरान आंखें, खुशकोंड पीला जर्द चेहरा, ये वो वाली अभी तो कहीं से भी नहीं लग रही थी जो ज़िंदगी से भरपूर थी। फ़रा का उसे देखकर ही दिल कट सा गया। अचानक ही उसे शादिल पे बहुत गुस्सा आया था। वो तब घर नहीं थी जब शादिल आया था, वरना शायद फ़रा के हाथों अपनी कोई ना कोई चीज़ ज़ाया करवा कर ही जाता। बिया जान की हालत बना रखी अपनी। उठो, शाबाश, शावर लो। जिसे तुम्हारी परवाह नहीं है तुम उसके पीछे क्यों हलकान हो रही हो, क्यों खुद को सज़ा दे रही हो? वो उसके बालों में प्यार से हाथ फेरती हुई बोली। फ़रा, वो मेरी हर तकलीफ़ पे खुद रो पड़ता था। वो मर्द था, लेकिन उसे इन आंसुओं की परवाह नहीं थी जो उसकी आंखों से निकलते थे। उसे परवाह थी तो उस दर्द को जो मुझे होता था। फिर ऐसा क्या हुआ, कहाँ कुछ गलत हुआ? वो ऐसे अनजान बन गया जैसे जानता ही ना हो। तुम कल उसे देखती, उसका लहजा, उसके तासुरात सब अजनबी था। कहीं से भी तो वो मेरा शादिल नहीं लग रहा था। यूँ लग रहा था जैसे बहुत फासले पे चला गया वो। आज समझ आ गई है फ़रा कि ज़िंदा लोग कैसे मरते हैं। फ़रा के गले लगकर वो फूट फूट कर रोई थी। इस गुबार को वो निकाल फेंक देना चाहती थी आखिरी बार, सिर्फ आखिरी बार। अब वो शख्स के लिए रोना चाहती थी, इसके बाद कभी नहीं। बस कर दो, मत रो उस शख्स के लिए। चलो उठो, शावर लो, फिर शॉपिंग पे चलते हैं। आज मौसम भी अच्छा है। बाय। उसे खुद से अलग करके, उसके आंसू साफ करके उसने उसे वॉशरूम की तरफ धकेला। अभी आप खुद भी सोच चुकी थी, वो भी अब वैसी ही अनजान बन जाएगी जैसे वो बन गया था। फ़रा वॉशरूम जाते जाते वो मुड़ी थी। जी जाना, किस तरह जवाब देने पे अभी खुद भी हंस पड़ी, फिर चलते हुए आकर उसके गले लग गई। थैंक्स यार फॉर एवरीथिंग। अच्छा बस अब ज़्यादा रोमांस ना झाड़, इसका हक सिर्फ मेरे मियाँ को है। शर्मीली आवाज़ में बोलती वो अभी को मुस्कुराने पे मजबूर कर गई। कभी नहीं सुधरोगी तुम। सर को नफ़े में हिलाते वो वॉशरूम की तरफ चल दी। कभी नहीं, उल्टी खोपड़ी की दोस्त जो हूँ। बंद दरवाजे के पीछे उसने हाँक लगाई थी, फिर बाहर की तरफ भागी क्योंकि अभी इस बार में चप्पल लेकर उसके पीछे आई थी। वो पुलिस स्टेशन में बैठा आंखों को पर आइस क्यूब्स लगा रहा था। जब से ताशा ने उसकी आंखों में उंगलियां डाली थी, उसकी आंखें दर्द कर रही थी। कभी दाएं पर रखता तो कभी बाएं पे। जलन की वजह से उसे कोई काम भी ठीक से नहीं हो रहा था। अचानक उसका मोबाइल फ़ोन बजा। हेलो बिन देखे ही उसने रिसीव कर लिया। वैसे भी आंखें खुल रही होती तो देखता ना। कैसे हो एसपी? और आंखों का सुना, ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा?
आवाज़ में बशाश लिए वो उसके ज़ख्मों पे नमक छिड़क रहा था। ताशा की आवाज़ सुनकर शादिल के असाब एकदम तन से गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की? वो धाड़ा। ना मेरी जान, हिम्मत की बात ना कर, वो तो कल मेरी देख चुका है। अब वो सुन जो मैं तुझे बताना चाहता। टांग पे टांग चढ़ाए वो फ़ोन कान से लगाया जैसे उसकी जलन का मज़ा ले रहा था। बहुत जल्द तुम सलाखों के पीछे होगे, फिर पूछूंगा तुमसे कि हिम्मत क्या होती है। हा, वही मौका देने के किए तो तुम्हें फ़ोन किया है। अच्छा सुनो, सस्पेंस ख़त्म करते हैं और सीधी बात की तरफ आते हैं। लेवल 3 तुम्हें याद है ना? बस वहीं खेलना है तुम्हारे साथ। कैसा लेवल 3? शादिल ने अचंभे से पूछा। पहले लेवल में था इंट्रोडक्शन, दूसरे में था फेस टू फेस मुलाकात, अब तीसरा मैं चाहता हूँ मौत का गेम किया जाए। तुझे मौका देता हूँ मैं, मुझे मारने का या गिरफ्तार करने का। लेकिन वो रुका। लेकिन क्या? वो तब से उस खपती इंसान को सुन रहा था और सोच रहा था कि इस पागल में ऐसा क्या है जो उसे अब तक महसूस पुलिस पकड़ नहीं पाई। अगर मैं बच गया तो फिर तू नहीं बचेगा। उसकी बात पे शादिल हंसा। मेरी बेवकूफ़ी पे हंस रहे हो? उसने अंदाज़ा लगाया। नहीं, मैं तुम्हारे डायलॉग पे। सस्ती एक्शंस मूवीज़ में ये बहुत सुना है मैंने। अब की बार उसकी हंसी के साथ ताशा का कहका भी शामिल था। फाइंड मी इफ़ यू हैव एबिलिटी, कहते साथ ही वो फ़ोन बंद कर चुका था। सर ये क्या किया आपने? आप क्यों उसे मौका दे रहे हैं? फरीद जो जब से अपने बॉस की बातें सुन रहा था फ़ोन बंद होने पर बोल ही पड़ा। यार पहली बार तो खेलने का मज़ा आ रहा है। पहले भी इसलिए चला जाता था कि जब हर मर्तबा विलन हो तो क्या फ़ायदा इस विलनशिप का। हर एक तो यहाँ बिक जाता था, कोई ट्विस्ट ही नहीं आ रहा था लाइफ में। अब हीरो टक्कर का आया तो मज़ा आ रहा है उसे खवार करवाने में। वो अपनी धुन में बोल रहा था जैसे कोई मज़े की मूवी सुना रहा हो, जबकि फरीद हैरत से उसे देख रहा था। क्या था वो शख्स जो दुनिया पे राज नहीं मुकाबला चाहता था? चलो शाबाश, अपना काम करो जाकर, अभी पार्टी की भी तैयारी करनी है। उसकी सोच को शायद वो उसके चेहरे से पड़ चुका था, इसीलिए उसे जाने का इशारा किया। वो भी ताबेदारी से सर हिलाता बाहर की तरफ चल पड़ा। वो मॉल में पिछले 1 घंटे से घूम रही थी, बल्कि घूमने की बजाय ख्वार कहना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि फ़राह एक एक दुकान पे जाकर चीज़ें देख रही थी। ख्वाह उनके मतलब की हैं या नहीं, इससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभिया देखो ये ब्रेसलेट कैसा है? कोई छठी दुकान पे वो ब्रेसलेट पसंद करके अभिया को दिखा रही थी। कोई फ़ायदा नहीं मेरे कुछ भी कहने का, क्योंकि तुमने रिजेक्ट कर देना है। अभी इसमें कोई ना कोई नुक्स निकाल कर। अभिया बेजारी से बोली। पिछले 1 घंटे से चल कर उसकी टांगें अब जवाब दे गई थी। तौबा है तुमसे तो। अच्छा बाबा, इसे ही पैक करवा लेते हैं, मुझे पसंद आया ये। ब्रेसलेट को हाथ में पहनकर वो चेक कर रही थी जब फ़राह के मोबाइल पे कॉल आई। किसका फ़ोन है? अम्मी का फ़ोन है। तुम इसे पैक करवाओ, मैं बात करके आती हूँ। अंदर सिग्नल्स नहीं आने। ब्रेसलेट उसके हाथ में पकड़ाकर वो बाहर की तरफ चली, जबकि पीछे अभिया उसकी फुर्तियाँ देख रही थी। तौबा ये लड़की कसम से। ब्रेसलेट पैक करवाकर वो बाहर उसे ढूंढने आई थी, लेकिन पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। उसे ढूंढती वो आगे की तरफ बढ़ी ही थी कि किसी से ज़बरदस्त तसादुम हुआ था उसका, लेकिन कुछ इस तरह से कि वो गिरी नहीं थी, बल्कि उसके हाथ में एक एनवेल्प आया था जिसे ज़बरदस्ती उसे पकड़ाया गया हो। टकराने वाला पकड़ा कर फ़ौरन दूसरी तरफ को चल दिया था। कदमों में तेज़ी थी। एकदम तो अभिया को समझ ही ना आया कि हुआ क्या, लेकिन जब हाथ में एनवेल्प देखा तो फ़ौरन उस शख्स की तरफ भागी। हेलो सुनिए, कौन है आप? उसकी स्पीड से मिलने के लिए उसे तकरीबन भागना पड़ रहा था, लेकिन वो वैसे ही तेज़ी से चल रहा था जैसे कुछ सुना ही ना हो। उसका पीछा करते करते वो एकदम रुक गई थी, क्योंकि नीचे बेसमेंट की तरफ जा रहा था जहाँ अमूमन सन्नाटा होता था। वो यूँ ऐसी जगह पे उसके पीछे जाकर कोई ख़तरा मोल नहीं लेना चाहती थी, इसलिए वहीं से वापस पलट आई थी। कहाँ थी तुम? वापस आते हुए उसे सामने ही फ़राह मिल गई। वो भी शायद उसे ही ढूंढ रही थी। घर चलो, बगैर कोई बात सुने और कहे वो पार्किंग की तरफ बढ़ी। फ़राह ने पहले उसे नासमझी से देखा, फिर उसके पीछे चल दी। समझ तो अभिया को खुद भी नहीं आ रही थी। कुछ पता चला इस नंबर का? वो जवाद के कमरे में आया। ट्रेस करने के लिए उसने उसे वो नंबर दिया था जिससे ताशा की कॉल आई थी। नहीं सर, नंबर की कोई डिटेल्स नहीं है कि किसके नाम पे इशू हुआ, और ना प्लेस शो हो रही है। उसके पूछने पर जवाद ने लालमी का इज़हार किया। ठीक है, मैं अभी घर जा रहा हूँ, बहुत थका हुआ हूँ, कल आकर इसके ऊपर बात करते हैं। उसे हुक्म देता वो पुलिस स्टेशन से बाहर आ गया। कहाँ जाऊँ, नूर की तरफ या घर? गाड़ी में बैठकर वो सोच में पड़ गया। जब से उस दिन वाला वाक़या हुआ था वो नूर की तरफ नहीं गया था। मुझे जाकर पूछना चाहिए कि वो कैसी है, आखिर को वो मेरी जिम्मेदारी है। खुद ही सवाल और जवाब करते उसने गाड़ी स्टार्ट की थी। अब उसका रुख फ्लैट की तरफ था।
क्या बात है, कुछ बताओ तो। घर पहुंचकर वो उसका हाथ पकड़कर सीधा कमरे में लाई थी। फरहा को तो सस्पेंस के मारे बुरा हाल हो चुका था। सारे रास्ते भी उसने कोई बात नहीं की। उसकी बात पे उसने एक नज़र उसे देखा, फिर बैग में से एनवेल्प निकाला। ये किसने? एनवेल्प को हाथ में लेते वो बात करते करते रुक गई हूँ, जैसे बात की सतह तक पहुँच गई हूँ। डोंट टेल मी। उसने शॉक्ड किसी कैफियत में नफ़े में सर हिलाया। क्या करूँ मैं? थके हुए अंदाज में वो बेड पे बैठ गई। दिल कर रहा था फिर रोने लग जाए। तुम परेशान मत हो, पहले खोलकर तो देखो इसमें है क्या। उसे तसल्ली देते वो उसके साथ ही बेड पे बैठ गई। उसकी बात पे अबीहा ने मरे हाथों से एनवेल्प खोला। अंदर एक खूबसूरत सी चेन जिसमें ब्लैक डायमंड था और साथ में एक कागज़ भी था। लर्जते हाथों से उसने चेन साइड पे रखकर कागज़ खोला। थैंक्स फॉर बी माइन, तुम्हारा महरम। सिर्फ एक सतर और आखिर में मखसूस लक़ब। हाथों की लर्जिश से कागज़ ज़मीन पे जा गिरा था। फरहा ने उसे उठाया और दोनों चीज़ें वापस एनवेल्प में डालकर साइड पे रखी। तुम परेशान मत हो, मैं बाबा से बात करती हूँ, वो कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। वो उसे तसल्ली दे रही थी और अबिया की आवाज़ तो यूँ लग रहा था जैसे उसका साथ ही छोड़ गया हो। गाड़ी पार करके वो घर में आया था। आज वाकई उसके लिए एक थका देने वाला दिन था। वो घर आकर सिर्फ आराम करना चाहता था। पूरे घर में अंधेरा था, शायद लाइट गई थी। चौकीदार की तबीयत ख़राब थी, इसलिए वो गेट खोलकर क्वार्टर में जा चुका था। खानसमा तो शाम का खाना बनाते ही चला गया था। लाउंज में आकर उसने टॉर्च ऑन की, इससे पहले कि वो स्विच बोर्ड को टटोलता। पूरे घर की लाइट ऑन हुई थी। कैसे हो एसपी? आवाज़ पे वो एकदम चौंका था। सामने ही वो सोफे पे बैठा था, टांगे सामने टेबल पे एक दूसरे के पे चढ़ी थी। तुम यहाँ मेरे घर में क्या कर रहे हो? वो गुस्से से बोला, इतनी कि उसने तवक्को ही कब की थी कि वो उसके घर तक आ जाएगा। लेकिन वो भी ताशा था, काम ही चुनकर वो करता था जो किसी के वहमो गुमान में भी ना होता था। जाहिर सी बात है, तुम्हें मौका देने आया हूँ। चाहो तो मार दो या चाहे गिरफ्तार कर लो, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ एसपी। खालिद जनान ने फिल्मी अंदाज में कहता। वो आखिर में खुद ही हंस पड़ा, जबकि शाहदिल ने सख्ती से होंठ खींच लिए, क्योंकि इस वक्त ना तो उसके पास गन थी कि वो उसे शूट कर देता और मोबाइल की बैटरी भी डेड थी, वरना जवाद को कॉल कर लेता। खूब चुनकर दाव खेला था उसने भी। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी ये ख्वाहिश भी जल्द पूरी कर दूंगा। उसकी बात पे वो तो मुस्कुराना सा। तुम भूल रहे हो मैंने तुम्हें कॉल पे क्या कहा था। चलो छोड़ो, ये बातें भी होती रहेंगी। मुझे कुछ खाने को नहीं पूछोगे? अब वो उठकर सोफे की बैग के करीब आ गया। हाथ पैंट की पॉकेट्स में थे। तुम जैसे मेहमान सिर्फ मार खाने के काबिल होते हैं। वो भी चलता उसके करीब आ गया। हाँ, जिनके अपने घर शीशे की होना। एसपी, उन्हें दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारे अपने मामलात अभी बहुत क्रूशियल हैं। यूँ इतनी बड़ी बड़ी बातें करके इतने बड़े पंगे मत लो। उसने उसके कंधे से नामालूम कर चाड़ी। देख लूँगा तुम्हें मैं, वो गुस्से से बोला, क्योंकि अभी वो कुछ नहीं कर सकता था। हाँ देख लेना यार, ज़िंदगी और भी बहुत से मौके देगी। अभी चलता हूँ। बात करते वो गैर महसूस अंदाज में हाथ उसकी गर्दन के पीछे लेकर गया था और एक महसूस रग दबाई थी। शाहदिल को अंदाज़ा नहीं था कि वो बात करते उसके साथ ये भी कर सकता। हल्के से दबाव से ही वो लड़क कर नीचे गिरा था। सॉरी एसपी, तुम में जोश है पर होश नहीं। उस पर एक नज़र डालता वो दीवार फलांग कर जिस तरह आया था उसी तरह बाहर चला गया। तुमने अंकल से बात की? वो यूनी में कैंटीन में बैठी थी, जूस का सिप लेते हुए अभिया ने पूछा। टेंशन से तो उसे लगता था उसका सर अब फट जाएगा। की थी कॉल मामा को, बता रही थी बाबा बाहर गए हैं और काम से। अब फिर घर जाकर कॉल करूँगी। तुम इस सब की फ़िक्र मत करो, बल्कि जो कल सर ने असाइनमेंट दिया उसके बारे में सोचो। फरहान ने उसकी तवज्जो दूसरी जानिब मबजूल करवाई। हाँ सही कह रही हो, कल की असाइनमेंट भी सर ने अच्छी खासी मुश्किल दे दी है। मैं सोच रही हूँ हम टॉपिक डिवाइड कर लेते हैं। अभी वो दोनों असाइनमेंट को डिस्कस कर ही रही थी कि यूनी में अचानक शोर सा उभरा था। सारे तुलबा भाग रहे थे यकदम ही। पूरी यूनी में भगदड़ सी मच गई थी। क्या हुआ है? करीब से गुजरती मारिया से उन्होंने पूछा। वो भी बदहवासी के आलम में भाग रही थी। 2 ग्रुप्स में तसादुम हुआ है, बात फायरिंग तक पहुंच गई। अच्छा खासा स्ट्राइक हो रहा है। तुम लोग भी भागो यहाँ से या कोई सेफ जगह ढूंढ लो। वो कहकर जा चुकी थी, जबकि पीछे अबिया और फरहा दूसरे को शॉक में देख रही थी। अबिया तो बिल्कुल पैनिक हो गई थी। उसे हमेशा से लड़ाई झगड़े और गोलियों वगैरह की आवाज़ से डर लगता था। अबिया चलो। उसका हाथ पकड़कर फरहा उससे एक जानिब को लेकर भागी थी। वो यूनी की कंप्यूटर लैब में जाने इरादा रखती थी, क्योंकि वही सबसे सेफ जगह थी फिलहाल। उसका हाथ पकड़कर वो साथ भाग रही थी कि लोगों का जमे गफीर आगे आया था और बस वही मौका था। फरहा का हाथ अबिया के हाथ से छूट गया। दोनों ही इतने रश में एक दूसरे को ढूंढ नहीं पा रही थी। शोर भी इतना था कि दोनों की आवाज़ देने पर भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। फरहा के खोने पे अबिया एकदम परेशान हो गई थी। फिर अपनी घबराहट पे काबू पाकर यूनी की पिछली साइड पे भाग गई थी।
क्योंकि वहाँ उस वक्त रश कम था। भागते भागते वो एकदम किसी से टकराए, लेकिन इससे पहले कि वो किसी को देखती उसके मुंह पर रुमाल रख दिया गया। स्लीप स्लीप स्लीपी ब्यूटी स्लीप। उसका सर थपथपाता वो उसके मुंह पे रुमाल का दबाव बढ़ा रहा था। चंद सेकंड्स लगे थे और वो होशो खर्च से बेगाना हो गई थी। तो ये है इसका फर्स्ट पार्ट। होपफुली कि आप लोगों को पसंद आया होगा और ये नावल भी आप लोगों को अच्छा लगे। पता नहीं यार, कुछ अजीब सा नावल है, कुछ समझ नहीं आ रही हीरो कौन है, विलन कौन है और क्या बनेगा इस नावल का। खैर, मुझे याद आ रहा है कि शायद ये नावल मैंने पढ़ा हुआ है। अब मैंने अपने चैनल पर पढ़ा है या वैसे पढ़ा हुआ है, इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती। तो आप लोग बताइए कि क्या आप लोगों ने ये नावल सुना हुआ है मेरे चैनल पर, क्योंकि वैसे तो शायद मुझे लग रहा है कि मैंने पढ़ा हुआ है और मुझे इस तरह के सिग्नल्स मिल रहे हैं कि ये आपस में फ्रेंड्स होते हैं, मुझे लग रहा है। खैर, मैं कुछ भी नहीं कह सकती इसके बारे में अभी। आप लोग वैसे मुझे बताइएगा, कहीं मैंने अपने ये चैनल पर पहले तो नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन खैर अब तो मैं सारा पढ़ ही दूँगी दोबारा से। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह इसके सेकंड एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।